अस्सलामुअलैकुम। शीतारा ने फौज के काला अफसर से राब्ता किया। उसके अंदर पहुंचकर बोली, तुम्हें मालूम हो गया होगा कि इतनी बड़ी दुनिया में मेरी एक ही माँ है और मेरी माँ के साथ जो सलूक किया गया है उसका अंजाम जानते हो। आला अफसर ने कहा, शीतारा अब हमें धमकियाँ ना दो। हमारे दिमाग में जलजला पहुंचाओगी तो तुम्हारी माँ के साथ भी यही सलूक होगा। अब हमारे पास भी टेलीपैथी जानने वालों की कमी नहीं है। वो बोली, तुम्हारे सामने एक मातहत अफसर खड़ा है। मैं अभी इसकी और तुम्हारी बातें सुन रही थी। ज़रा इस मातहत अफसर का अंजाम देखो। ये कहते ही वो मातियत के दिमाग में आई। उसने अपने हॉलिस्टर से एक रिवॉल्वर निकाला, फिर उसकी नाल अपनी पेशानी से लगाकर गोली चला दी। देखते ही देखते वो जिंदा शख्स फर्श पर गिरकर मुर्दा हो गया। फायरिंग की आवाज़ सुनते ही कई फौजी दौड़ते हुए कमरे में आए। शीतारा ने कहा, मेरी माँ के पास जाओ और उसे गोली मारो और ये याद रखो, मेरी एक माँ मरेगी, तुम्हारे तमाम अफसरान एक एक करके खुदकुशी करते रहेंगे। सुपर मास्टर के पास जितने ख्याल ख्वानी करने वाले हैं वह तुम्हारे कितने अफसरों के दिमागों में रहकर उन्हें बचा सकेंगे। वो 2-4 अफसरान के अंदर जाएंगे, मैं दूसरे 2-4 अफसरान को हराम मौत मारूंगी। आला अफसर ने परेशान होकर कहा, शीतारा ये तुम्हारा पागलपन है। तुम पारस के इश्क में अपने देश को तबाह करना चाहती हो। मैं इस सिलसिले में बहस नहीं करूंगी, इस देश को छोड़ दूंगी। फिलहाल जो कहती हूँ उस पर अमल करो। दाई माँ और पूजा को स्पेशल ट्रीटमेंट दो, फिर 24 घंटे के अंदर दोनों को अमेरिका पहुंचाओ और सुपर मास्टर से कहो वह मेरी माँ और बहन के जरिए मुझे तैश दिलाकर मेरे देश में मेरे ही हाथों तबाही लाना चाहता था। अब मैं वॉशिंगटन में उसके टेलीपैथी जाने वालों के सर पर रहूंगी। अब वो मेरी माँ बहन के जरिए मुझे तैश दिलाए और अपने मुल्क की तबाही का तमाशा देखे। उसने ख्याल ख्वानी ख़त्म की क्योंकि बम्बई पहुंच गई थी। टेलीपैथी के जरिए अपना नया पासपोर्ट और वीज़ा बनवाना कुछ मुश्किल ना था। ये काम 2 घंटे के अंदर हो गया। वो एक त्यारे से रवाना हुई। फिर सिकंदरिया पहुंचने के बाद उसने फ़ोन के जरिए माइक हरारे से रब्ता किया और बोली, हम एक दूसरे के दिमाग में नहीं आ सकते क्योंकि आग और पानी हो गए हैं, इसलिए फ़ोन पर पूछ रही हूँ। तुमने दिल्ली में पुलिस और फ़ौज के जरिए बड़ी ज़बरदस्त नाकाबंदी कराई थी और अपनी टेलीपैथी जाने वाली फ़ौज को भी वहाँ पहुँचा दिया, मगर मैं तुम्हारे सर पर सवार होने के लिए वाशिंगटन आ रही हूँ। अब यह त्यारा सिकंदरिया पहुँचा हुआ है। माइक हरारे ने कहा, मैं 2 बातों पर हैरान हूँ। एक तो ये कि तुम दिल्ली शहर से बाहर कैसे निकल गई। दूसरी बात यह कि डंके की चोट पर हमारे करीब आ रही हो। क्या अब सिकंदरिया से आगे जा सकोगी। शीतारा ने कहका लगाया, फिर कहा, तुम शतरंज के आलमी चैंपियन हो मगर मेरे दिलदार के पैरों की धूल भी नहीं। तुम समझ रहे थे मैं छुपकर दिल्ली से बाहर जाऊंगी, मगर मेरे आलमी चैंपियन ने मुझे दुल्हन बनाकर बाजे गाजे के साथ तुम्हारी नाक के नीचे से निकाल दिया। वह कहकर लगाकर बोली, ये ना सोचो कि मैं सिकंदरिया से आगे बढ़ पाऊंगी या नहीं, बल्कि ये सोचो कि मेरे साथ मेरा चैंपियन वाशिंगटन पहुंचेगा तो तुम सबका क्या बनेगा। उसने राब्ता ख़त्म कर दिया। वाशिंगटन के मिलिट्री हेडक्वार्टर में बैठा हुआ माइक हरारे गूंगे रिसीवर को देख रहा था और याद कर रहा था कि उस रात एक बारात बाजे गाजे के साथ उसके सामने से गुजरी थी। वो बुड़बुड़ाया, ओ गॉड, दुनिया में ऐसे ऐसे शातिर भी हैं जो हम जैसे आफताब को जर्रा बना देते हैं। मक्कारी में दाऊद मंडोला जॉन विल्सन का भी जवाब नहीं था। उसने तो मौत से मक्कारी की थी, अपने कातिलों को उल्लू बनाया था। कातिलों ने उसे गोलियों से छलनी किया और उसे समुद्र में फेंक दिया। वो मर चुका था, मगर अमरीकी जॉन विल्सन के अंदर जिंदा था। उसने मौत से पहले जॉन विल्सन के जहन में यह नक्श कर दिया था कि वो ईसाई जॉन विल्सन नहीं है। सिर्फ अमरीकी हुकाम और मुतल्लिका अफसरान के सामने जॉन विल्सन बना रहेगा, लेकिन दिल और दिमाग की गहराइयों से वो यहूदी दाऊद मंडोला है। गोया उसका महज जिस्म जॉन विल्सन का था, मगर दिल और दिमाग दाऊद मंडोला का। फिर वो अपने मातहतों टालबूट और मनारों के साथ काहिरा आ गया। वहाँ आने की 2 वजूहात थीं। एक तो वो इसराइल के करीब रहकर अपने मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहता था। दूसरी वजह यह थी कि उसे काहिरा का हुस्न और वहाँ की रंगीन रातें अच्छी लगती थीं। वो बहुत अरसा पहले सरकारी काम से काहिरा आया था और ये तमन्ना की थी कि कभी खुद मुख्तार और दौलतमंद बनेगा तो इसी शहर में आकर ज़िंदगी गुजारेगा। ये तमन्ना पूरी हो गई थी। उसने काहिरा आकर दरिया नील के साहिल पर एक शानदार बंगला खरीद लिया। इसके बाद उसने तय किया कि अपने दोनों टेलीपैथी जानने वाले मुनारो और टालबूट को इसराइल भेज देगा और खुद यहाँ रहेगा। भेजने का तरीका यह होगा कि पहले मुनारो पर तनवीम अमल करके उसे दाऊद मंडोला बना देगा, फिर टालबूट पर अमल करके उसके जहन में यह नक्श करेगा कि उसका साथी मुनारो पेरिस में तभी मौत मर चुका है और वो टालबूट अपने आका दाऊद मंडोला मुनारो के साथ यहूदी कौम की खिदमत करने के लिए इसराइल जा रहा है। दाऊद मंडोला ने जैसी प्लानिंग की और इसराइल के एक फौजी आला अफसर से जो बातें की, ये तमाम बातें बयान की जा चुकी हैं। उस आला अफसर ने खुश होकर ब्रेन आदम से रब्ता किया। फिर उसे बताया कि उनके मुल्क में 2 यहूदी टेलीपैथी जानने वालों का इजाफा हो रहा है। उनमें से एक का नाम दाऊद मंडोला है। उसने एक ईसाई टेलीपैथी जानने वाले टालबूट को ट्रैप करके यहूदी बना दिया है। फिर टालबूट के साथ अमेरिका से फरार होकर काहिरा आ गया है। ब्रेन आदम ने पूछा, मिस्टर मंडोला को सीधा हमारे पास आना चाहिए था, वो काहिरा में क्या कर रहा है। हमसे पहले मुतारिफ होने और अपनी पिछली हिस्ट्री पेश करने के लिए वो पड़ोसी मुल्क में आया है। मैंने उसे खुश आमदीद कहा है। कल शाम को हमारा एक खास त्यारा काहिरा जाएगा और उन दोनों को ले आएगा। ये खुशाइंद बात है कि हमारे यहाँ 2 टेलीपैथी जाने वालों का इजाफा हो रहा है, मगर हम उन पर अंधा एतमाद नहीं करेंगे।
मिस्टर मंडोला ने भी यही कहा है कि जब वो टालबूट के साथ यहाँ आए तो पहले उसका ब्रेन वॉश करके उसकी असलियत मालूम की जाए। जब ये तस्दीक हो जाए कि मंडोला कट्टर यहूदी और मुहिब वतन इसराइली है और उसने टालबूट को भी यहूदी और अपना वफादार बना लिया, तब उस पर भरोसा किया जाए। फिर तो आदमी सच्चा और खरा है। इसके बावजूद हमारे टेलीपैथी जाने वाले तनवीमी अमल के जरिए उनका ब्रेन वॉश करेंगे। उस खुफिया यहूदी तंजीम में सिर्फ एक ब्रेन आदम ही ये राज जानता था कि उनका खुफिया और गुमनाम बॉस एक्सरे मैन मार्टन है। उसने राजदारी से मार्टन रसल के पास आकर उसे मंडोला और टालबूट के बारे में बताया। एक्सरे मैन मार्टन ने कहा, मेरी दुआ है कि वो दोनों सच्चे और वफादार साबित हों, फिर हमारी ख्याल ख्वानी करने वाली टीम और मजबूत हो जाएगी। ब्रेन आदम ने उसे अच्छी तरह सलाह मशवरा करने के बाद तमाम आदम ब्रदर्स को यह खुशखबरी सुनाई। फिर अल्पा से कहा, तुम और टेरी आदम अपने अपने आलाकार के अंदर रहोगे। वह दोनों आलाकार अल्पा और टेरी आदम बनकर कल शाम को एयरपोर्ट जाएंगे और हमारे नए टेलीपैथी जाने वालों का इस्तकबाल करेंगे। फिर उन्हें एयरपोर्ट से हमारे खुफिया ऑपरेशन रूम ले आएंगे। वहाँ पहले उनके दिमागों को कमज़ोर बनाया जाएगा। अल्पा ने कहा, बिग ब्रदर, आपने कहा है कि वो दोनों मेहमान टेलीपैथी जानने वाले राजी खुशी अपना ब्रेन वॉश कराएंगे, हमें अपने दिमागों में आने देंगे। फिर उनके दिमागों को कमज़ोर बनाना क्यों ज़रूरी है? उनके दिमाग कमज़ोर रहेंगे तो वो कोई ढक्की छुपी मक्कारी नहीं कर सकेंगे। उनके चोर ख्यालात पढ़ने से पहले ये अच्छी तरह यकीन कर लेना कि उनके पीछे कोई और ख्याल ख्वानी करने वाला दुश्मन तो छुपा हुआ नहीं। इन तमाम आदम ब्रदर्स ने इस सिलसिले में हर पहलू पर गौर किया। अपने यहाँ दो ख्याल ख्वानी करने वालों को इजाफा करने के लिए ठोस लाहे अमल तैयार किया। ऐसे वक्त उनका खुफिया सरबराह एक्सरे मैन मार्टन ख्याल ख्वानी के जरिए उनके दरमियान मौजूद था और ऐसे वक्त पूरी यहूदी तंजीम का खुफिया सरबराह दाऊद मंडोला भी मौजूदा नाम निहाद सरबराह एक्सरे मैन मार्टन के अंदर बैठा उनके मोहतात राह अमल को समझ रहा था। दूसरी शाम को एक खसूसी त्यारा काहिरा गया और उन दोनों को तिलबैब ले आया। उन दोनों में से एक डमी मंडोला मुनारो और दूसरा टालबोर्ड था। वो अपनी पिछली ज़िंदगी भूल चुके थे। मुनारो अपने दिलो दिमाग की गहराइयों से खुद को दाऊद मंडोला समझ रहा था और टालबूट ईसाई मजहब बदलकर यहूदी बन चुका था। मुनारो को अपना बॉस मंडोला तस्लीम कर रहा था और मुनारो के मुतालिक ये ख्याल कायम हो चुका था कि वो बेचारा तबही मौत मर चुका है। एयरपोर्ट पर एक हसीना ने मुनारो और टालबूट से मुसाफिर करते हुए खुशामदीद कहा, फिर अपना तारुफ कराया, मेरा नाम एल्पा और ये मेरे साथ मिस्टर टेरी आदम है। मुनारो ने भी खुशी का इजहार करते हुए कहा, मेरा नाम दाऊद मंडोला है और ये मेरे साथी मिस्टर टालबूट हैं। मैं जब तक अमेरिकन आर्मी में एक मैकेनिक की हैसियत से रहा, मेरी यही आरजू रही कि किसी काबिल बनकर अपनी कौम की खिदमत करूं और अपने वतन इसराइल में ज़िंदगी गुजारूं। आज ये आरजू पूरी हो रही है। वह सब बातें करते हंसते बोलते एयरपोर्ट की इमारत से बाहर आकर एक एयर कंडीशनड कार में बैठ गए। वो कार उन्हें तिलबैब से बाहर एक ऐसी इमारत में ले आई जो लेबॉर्ट्री भी थी, आदम ब्रदर्स की मुलाकात करने का खुफिया अड्डा भी, और वहाँ एक ऑपरेशन थिएटर भी था। आदम ब्रदर्स दुनिया वालों को दिखाने के लिए इस लेबॉर्ट्री में मुलाजमत करते थे, इसलिए कोई ये समझ नहीं सकता था कि वो दफातर दरअसल एक खुफिया अड्डा है। वहाँ पहुंचकर मुनारो और टालबूट को हिसाबी कमजोरी के इंजेक्शन लगाए गए। इस तंजीम में अल्पा, टेरी आदम और एक्सरे मैन मार्टन टेलीपैथी जानते थे। वो बैक वक्त मुनारो और टालबूट के अंदर पहुंचकर चोर ख्यालात पढ़ सकते थे, लेकिन काहिरा में बैठे हुए दाऊद मंडोला ने एक्सरे मैन मार्टन की सोच में कहा, हमें बारी बारी मंडोला, मुनारो और टालबूट के अंदर जाकर उनके ख्यालात पढ़ने चाहिए। बैक वक्त दोनों को पढ़ने से अल्पा और टेरी आदम एक दूसरे से मशवरे करके और खूब सोच समझकर दोनों मेहमानों को अपनी तंजीम का ताबेदार नहीं बना सकेंगे। एक्सरे मैन मार्टन कायल हो गया क्योंकि लाइलमी में मंडोला का ताबेदार था। उसने अल्पा के अंदर आकर सोच के जरिए कहा, ऐसी जल्दी भी क्या है कि दोनों के चोर ख्यालात बैक वक्त पढ़े जाएं। हमें सहूलत से आपस में मशवरे करके इन्हें अपना वफादार बनाना चाहिए। अल्पा कायल हो गई क्योंकि लाइलमी में एक्सरे मैन मार्टन की ताबेदार थी। इसी तरह टेरी आदम को कायल किया गया। फिर उन्होंने मोनारो यानी डमी मंडोला को बिस्तर पर लिटाया और अपने अपने तौर पर उसके दिमाग के तह खाने में घुसकर ख्यालात पढ़ने और मालूमात हासिल करने लगे। इस हकीकत से बेखबर है कि असल दाऊद मंडोला उनसे सैकड़ों मील दूर बैठा उन्हें जो ख्यालात पढ़ा रहे और जो मालूमात फराहम कर रहे हैं, उससे वह तीनों यानी एक्सरे मैन, अल्पा और टेरी आदम कायल हो रहे हैं। इससे मुतमईन होकर उन्होंने टालबूट को दूसरे बेड पर लिटाया। इसके बाद दिमाग के तह खाने में घुसकर मालूमात हासिल करते रहे और मंडोला उन्हें कायल करता रहा। उन्होंने कायल होकर मुनारो और टालबूट को तनवीमी नींद सोने के लिए छोड़ दिया और नए ख्याल खोनी करने वालों का इजाफा होने पर एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। अब मुनारो और टालबूट के साथ वीआईपी सलूक होने वाला था। उन दोनों को मंडोला आदम और टालबूट आदम बनाकर आदम ब्रदर्स में शामिल किया जाने वाला था। दाऊद मंडोला मुस्कुराता हुआ अपनी काहिरा वाली रिहाइशगाह में दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। फिर थके हुए अंदाज में एक अंगड़ाई लेकर सोफे से उठ गया। वह कीमती सामान से आरास्ता किए हुए एक बेडरूम में था। वहाँ से चलता हुआ बालकनी में आया। सामने थोड़े फासले पर दिरा नील का हुस्न जगमगा रहा था। नील के दोनों साइलों पर जो महलनुमा कोठियाँ और फलकबूस इमारतें थीं, उनकी रोशनियाँ नील के पानी में उतरकर झिलमिलाती और जगमगाती दिखाई दे रही थीं। हज़ारों साल से बहने वाला ये दरिया अपने अंदर छुपी हुई तारीखी और रोमानवी दास्तानें सुनाता है। दाऊद मंडोला सबसे पहले मजहबी तारीख का एक बाब याद करते हुए
अपनी पेशानी तक हाथ उठाकर दरिया को सलूट या सलाम करने लगा। बनी इसराइल के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पंघूड़ा इसी नील की लहरों पर बहता हुआ फ़िरौन के महल तक पहुंचा था। वो थोड़ी देर तक बालकनी में खड़ा इसी तरह सलूट करने की पोजीशन में रहा। फिर उसे रोमानवी दास्तान याद आई। सलाम करने वाला हाथ सीने पर दिल की जगह आ गया, क्योंकि तारीख की सबसे हसीन औरत कलोपत्रा के बजरे इसी नील की लहरों पर तैरते थे। रबाब और दफ की मौसीकी लहरा लहरा कर उसके हुस्न का कसीदा पढ़ती हुई साहिलों तक आती थी। उसके हुस्न में इतनी कशिश थी कि रोमन शहंशाह अपने मुल्क से यहाँ चला आया। वो अपने दिल की जगह सीने पर हाथ फेरते हुए सोचने लगा, रात हो गई, काहिरा का हुस्न जाग रहा है और मैं तन्हा इस महंगी ख्वाबगाह में हूँ। मुझे अपनी आरजुओं की तकमील के लिए बाहर जाकर महंगी से महंगी मुसर्रतें खरीद कर लाना चाहिए। इतने बड़े शहर में पता नहीं कितनी कलोपत्राएं मेरा इंतजार कर रही होंगी। उसने ख्वाबगाह में आकर अलमारी खोली, एक बहुत ही कीमती कपड़े का अरबी लिबास निकाला, फिर गुस्ल करने बाथरूम में चला गया। वहाँ वो एक मुसलमान बना हुआ था। उसके पासपोर्ट और दीगर शनाख्ती कागजात के मुताबिक वह मुल्क शाम का एक अरबपति सौदागर हादी मुनीर था और काहिरा में मुस्तकिल रिहाइश के लिए आया हुआ था। उसने अरबी लिबास पहनकर इंटरकॉम के जरिए ड्राइवर को गाड़ी निकालने का हुक्म दिया। औरतें हीरे जवाहरात से जड़े हुए जेवरात पहनकर अपनी दौलतमंदी का मुजाहरा करती हैं। मंडोला जैसे बेइंतहा दौलतमंद मर्द भी जेवरात नहीं पहन सकते, इसलिए उसने अपनी कलाई में जो घड़ी पहनी हुई थी वो पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक 2.5 लाख रुपए की थी। लिबास के गिरिबान में हीरे के बटन लगे हुए थे। जो बैग लेकर वो कमरे से निकला उसमें इतने डॉलर थे जो रुपए के हिसाब से करोड़ों थे। बंगले से बाहर आकर वो जिस कार में बैठा उसकी कीमत 1 करोड़ 10 लाख रुपए थी। यही तो ऐशो इशरत से गुजारने के दिन थे। मुकद्दर ने मेहरबान होकर टेलीपैथी कलम दिया। वो लाखों करोड़ों रुपए जुए में हार जाता या उन्हें दरिया नील में फेंक देता तो चंद मिनटों के बाद ख्याल ख्वानी के जरिए से दुगनी रकम किसी मालदार की तिजोरी से या किसी बैंक से मंगवा लेता। वह दुनिया के हर मुल्क की करेंसी को जूतों के तौर पर पहन सकता था। बेइंतहा दौलत हासिल करने के जराए पा लेने के बाद आदमी अपनी पिछली औकात भूल जाता है। शान इमारत दिखाए बगैर दिल की तसल्ली नहीं होती। वो जिस कदर रकम लेकर निकला था उतनी खर्च नहीं कर सकता था, क्योंकि कुछ खरीदना नहीं था। ज़रूरत की हर चीज़ रकम के बगैर ख्याल ख्वानी के जरिए हासिल हो जाती थी। इसलिए रकम से भरा हुआ वो बैग नुमाइश के लिए था। उसकी महंगी कार होटल नाइल हिल्टन के पोर्च में आकर रुक गई। होटल के बावर्दी मुलाजिम ने कार का पिछला दरवाज़ा खोला। उसने बाहर आकर मुलाजिम को $1000 का नोट दिया, फिर बोला, बख्शीश है। मुलाजिम का मुंह हैरत से खुला रह गया। आज तक किसी रईस आज़म ने इतना बड़ा नोट बख्शीश में नहीं दिया था। मंडोला ने ड्राइवर से कहा, गाड़ी पार करके वो बैग होटल के अंदर ले आओ। वो हुक्म देकर अंदर चला गया। ड्राइवर उस कार को पार्किंग एरिया में ले आया। वो नया मुलाजिम था। अपने आका के बारे में सिर्फ इतना जानता था कि वो बहुत मालदार है। उसने आका का बैग उठाया तो वो मुकफ्फल नहीं था, सिर्फ जिप लगी हुई थी। उसने जिप को ज़रा सरका कर देखा तो शदीद हैरानी से दीदे फैल गए। वहाँ बैग के मुंह तक बड़े बड़े नोटों की गड्डियाँ भरी हुई थीं। उसने जल्दी से जिप को सरका कर मुँह बंद कर दिया, लेकिन लालच का मुँह खुल गया। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। दिमाग चीख चीख कर कहने लगा कि वो अपने पूरे ख़ानदान के साथ सारी उम्र आका की गुलामी करता रहेगा, तब इस बैग की चंद गड्डियों के बराबर दौलत हासिल नहीं कर सकेगा। दौलत खुद उसके पास आ गई है। अगर उसने इसे हासिल नहीं किया तो तकदीर बार बार मेहरबान नहीं होगी। उसने बैग को उठा लिया, कार को उसी तरह खुला छोड़ दिया। उसे लॉक करने में वक्त ज़ाया नहीं कर सकता था। वो तेज़ी से चलता हुआ पार्किंग एरिया से निकलकर होटल के अहाते से बाहर जाने लगा, लेकिन अहाते के बड़े आहनी गेट के पास पहुंचकर रुक गया, फिर पलट गया और होटल के दरवाजे की तरफ जाने लगा। घबरा कर सोचने लगा, नहीं, मैं होटल के अंदर नहीं जाऊंगा, मगर मैं जा रहा हूँ। नहीं, मुझे रुक जाना चाहिए। दौड़ते हुए होटल से दूर चले जाना चाहिए। वो सोच रहा था मगर रुक नहीं पा रहा था। बेख्तियार चलता हुआ होटल के अंदर आ गया। इस्तकबालिया के हिस्से से गुजरकर डाइनिंग हॉल में पहुंच गया। उसके कदम तब रुके जब वो आका की मेज़ के पास पहुंचा। मंडोला ने उसे देखकर पूछा, क्या बात है, कुछ परेशान नजर आ रहे हो? जी हाँ, ये बैग मुकफ्फल नहीं है। इसकी जिप ज़रा सी खुली हुई थी, नोट भरे हुए नज़र आ रहे थे। मैं जल्दी से उठा कर ले आया। किसी दूसरे की नज़र पड़ जाती तो वो इसे लेकर भाग जाता। शाबाश, तुम नहीं भागे, ईमानदार हो। इसे यहाँ रख दो और कार को लॉक करके आओ। उसने घबरा कर आका को देखा। उसे याद आया कि उसने कार को यूं ही खुला छोड़ दिया। मगर मेरी ये गलती आका को कैसे मालूम हुई? मंडोला ने कहा, आदमी दौलत को देखकर हैरतज़दा मुंह बंद करना भूल जाता है। तुम तो सिर्फ कार लॉक करना भूल गए। कोई बात नहीं, आइंदा ध्यान से काम करो। जाओ, उसे बंद करो, फिर यहाँ आओ। ये बैग इतना भारी है कि तुम इसे उठाकर मेरे पीछे पीछे चलते रहोगे। वो सर झुकाकर बाहर चला गया। मंडोला का इरादा था कि पहले रात का खाना खाएगा। कोई हसीना दिल को भा जाएगी तो उसे खाने पर मदऊ करेगा। फिर उसे लेकर होटल के उस हिस्से में जाएगा जहाँ बहुत बड़ा कुमार खाना कायम किया गया है। वहाँ बैग खोलकर बड़े नोटों की गड्डियाँ जुए की मेज़ पर रखेगा तो हसीना हैरत और मुसर्रत से उसके गले लग जाएगी। काहिरा में नाइल हिल्टन, शेरटन और शेफर्ड जैसे बड़े और महंगे होटलों में जो कुमार खाने हैं, वहाँ मुकामी बाशिंदों को जुआ खेलने की इजाज़त नहीं दी जाती।
सिर्फ गैर मुल्की अपना पासपोर्ट वगैरह दिखाकर खेल सकते हैं, और ये जुआ गैर मुल्की करेंसियों को मेज़ पर रखकर खेला जाता है। वहाँ के किसी बड़े कुमार खाने में मुकामी करेंसी कबूल नहीं की जाती है। वेटर ने मेन्यू लाकर पेश किया। वो बोला, ज़रा ठहर जाओ, मुझे किसी का इंतज़ार है। वेटर चला गया। मंडोला दूर तक डाइनिंग हॉल में नजरें दौड़ा रहा था। कई मेज़ों पर जो हसीनाएं थी वो अपने मर्द साथियों के साथ हंस बोल रही थी। तन्हा औरतें हॉल में आती थी और यूं ही मेज़ों के दरमियान घूम फिर कर चली जाती थी। कोई तन्हा मर्द उनमें से किसी को पसंद करके अपनी मेज़ पर मदऊ कर लेता। मिस्र की मुकामी औरतें सांवली या उजले बादामी रंगत की हामिल होती हैं। अंग्रेज़ औरतों की तरह सफ़ेद कागज़ की मानंद नहीं होती, लेकिन उनके चेहरे के नकूश और बदन की तराश खराश बड़ी ही दीदा ज़ेब और दिलकश होती है। अपनी तरफ दिल खींच लेती हैं। मंडोला को कुछ हसीनाएं पसंद आई, लेकिन वह खूब से खूबतर चाहता था। चाहने और तलाश करने से क्या नहीं मिलता? सब कुछ मिलता है अगर नोटों से भरा हुआ बैग हो। एक निहायत ही हसीन और जमील दोशीज़ा नजर आई। वो जितनी हसीन थी उसका साथी भी उतना ही खूबरू और कद्यावर था। वह दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले मुस्कुराकर बातें करते हुए डाइनिंग हॉल में दाखिल हो रहे थे। मंडोला मायूस हो गया। वह हसीना दिल में उतर रही थी। उसे धड़कते हुए दिल से लगाए रखने के लिए एक हलचल सी पैदा हो रही थी। वो ख्याल ख्वानी के जरिए उसके साथी को यहाँ से दूर भगाकर उसे अपनी मेज़ पर मदऊ कर सकता था, लेकिन कद्यावर साथी की सेहतमंदी और कसरती जिस्म बता रहा था कि वो योगा का माहिर होगा या हसास दिमाग रखता होगा। उसके टेलीपैथी के हथियार को कुंद कर देगा। वो सोनिया सानी और अली तैमूर थे। जब मैं ताजिकिस्तान जाने के लिए जमीला राजी के साथ तेहरान पहुंचा था तो वहाँ सानी और अली से मुलाकात हुई थी। उन्होंने बताया था कि वो दोनों जनाब तबरेज़ी साहब की हदायत के मुताबिक काहिरा जा रहे हैं। उन्हें यह नहीं बताया गया कि किस मिशन पर काहिरा जाने की हदायत की गई है। हम सब जनाब तबरेज़ी साहब की हदायत पर बिला चूं चरा अमल करते थे, लिहाजा वो दोनों भी काहिरा पहुंच गई। उनकी रिजर्व की हुई मेज़ दाऊद मंडोला के सामने ही थी। ये बड़ा जुल्म था कि सानी अपने हुस्न और जमाल के साथ ज़रा फासले पर निगाहों के सामने आकर बैठ गई थी। अंगूर के खोशे की तरह थी। वह ख्यालों में लोमड़ी की तरह लपक रहा था। अंगूर के एक दाने तक भी नहीं पहुंच पा रहा था, और लोमड़ी की तरह अंगूर खट्टे हैं नहीं कह सकता था। दूर ही से उसकी मिठास और चिकनाहट को देखकर फिसल रहा था। उसका ड्राइवर कार लॉक करके उसकी मेज़ के पास आकर सीने पर हाथ रखकर एक गुलाम की तरह सर झुकाकर खड़ा हो गया था। उसने कहा, सामने वाली मेज़ पर एक हसीन दोशीज़ा नारंगी रंग के ब्लाउज और स्याह रंग के स्कर्ट में अपने साथी के साथ बैठी है। उन दोनों के पास जाओ, उनके सामने मेरी तारीफ बयान करो और कहो कि मैं उन्हें मदऊ कर रहा हूँ। ड्राइवर हुक्म की तामील के लिए पलट कर गया। फिर सानी और अली के पास आकर अदब से बोला, मुदाखलत की मुआफ़ी चाहता हूँ। मैं अपने आका जनाब हादी मुनीर का गुलाम हूँ। मेरे आका मुल्क शाम के अरबपति सौदागर हैं। उनकी ख्वाहिश है कि आप उनकी मेज़ पर आएँ या उन्हें अपनी मेज़ पर बुलाएं और उनकी तन्हाई दूर करें। आप दोनों की सोहबत मिलेगी तो वह इंतहाई शुक्रगुजार होंगे। अली ने कहा, क्या ख्याल है अगर हम इसके आका हादी मुनीर के साथ थोड़ा वक्त गुजार लें? सानी ने कहा, अभी हमें कुछ ज़रूरी बातें करनी है। मैं कबाब में हड्डी पसंद नहीं करती। वो दोनों फ्रांसीसी ज़ुबान बोल रहे थे। ड्राइवर नहीं समझ रहा था, मगर उसके अंदर बैठा हुआ मंडोला उनकी बातें समझ रहा था। अरब ममालिक की अरबी और मिस्र की अरबी में थोड़ा फ़र्क है। अली ने मिस्री अरबी में कहा, अपने आका से हमारा शुक्रिया अदा करो। दरअसल हम एक मामले में गुफ्तगू कर रहे हैं। उस अहम गुफ्तगू में किसी को शरीक नहीं कर सकते, लिहाजा माजरत चाहते हैं। ड्राइवर ने वापस आकर कहा, मोहतरम आका, वो किसी अहम मामले में गुफ्तगू कर रहे हैं, आपसे माजरत चाहती हैं। उसने एक सरदार भरकर सोचा। मैंने दोनों की आवाज़ और लहजे को जहन नशीन कर लिया। वो दोशीज़ा भी खासी सेहतमंद है। अगर वो भी मेरी सोच की लहरों को महसूस करके मुझे दिमाग से भगाएगी तो इन दोनों को मुझ पर शुबा होगा कि अभी मैंने ही मुलाजिम के ज़रिए उनकी आवाज़ सुनी थी और मैं उनके अंदर आकर कुछ गड़बड़ करना चाहता हूँ, लिहाजा अभी इंतज़ार करना चाहिए। जब वो दोनों होटल के वेटर से और मैनेजर वगैरह से बोलेंगे और 2-4 लोगों से गुफ्तगू करेंगे, तब मैं उनके अंदर जाने की कोशिश करूँगा। इस तरह उन्हें सिर्फ मुझ पर शुबा नहीं होगा। उसने वेटर को बुलाकर चिकन सूप का ऑर्डर दिया ताकि खाने का ऑर्डर देने से पहले सूप पीने में वक्त ज़ाया करे और सानी के दिमाग और दिल में जगह बनाने की तदबीर सोचता रहे। इधर सानी और अली के दरमियान भी सूप की ट्रे आ गई। मंडोला ने देखा वो दोनों खामोशी से सूप पीने लगे थे, जबकि सानी ने ड्राइवर से कहा था कि वो दोनों किसी अहम मामले में गुफ्तगू कर रहे हैं। गोया उन्होंने झूठ कहा था। सानी की गहरी खामोशी बता रही थी कि वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई है। मंडोला ने सोचा, ये अंदाज तो ऐसा है जैसे वो मुराकबे में चली गई हो या शायद ख्याल ख्वानी कर रही हो। उसे यकीन नहीं आया कि खुदा ने उसे छप्पर फाड़ हुस्न दिया है तो टेलीपैथी का इल्म भी दिया होगा, मगर उसे देखकर याद आया कि उसे अपने मातहतों मुनारों और टालपूट की खबर लेना चाहिए। उसने कई घंटे से ख्याल ख्वानी नहीं की थी। उसने एक चमचा सूप हलक से उतारा, फिर एक्सरे मैन मार्टन के पास पहुंच गया। उसके ख्यालात ने पहले ये बता दिया था कि वो और खुफिया तंजीम के तमाम आदम ब्रादर्स मुतमईन होकर मुनारों को दाऊद मंडोला और टालबूट को यहूदी तस्लीम कर चुके हैं। उन्हें VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। बड़े तजुर्बाकार डॉक्टर उनकी दिमागी और जिस्मानी तवानाई बहाल करने के लिए इलाज कर रहे हैं और वह जल्दी सेहतमंद होकर आदम ब्रादर्स में शामिल होकर खुफिया तंजीम के लिए काम करने लगेंगे।
फिर एक्सरे मैन के ख्यालात ने बताया कि PLO के रहनुमा यासिर अरफात अपने मुजाहिदाना सख्त फैसलों में लचक पैदा कर रहे हैं। आइंदा उम्मीद की जाती है कि इसराइली और फ़लस्तीनी मुजाहिदीन के दरमियान कोई अमन मुआहदा हो जाएगा। इस अमन मुआहदे के लिए फ़लस्तीनी मुजाहिदीन को किस तरह कुछ दे दिलाकर मुतमईन किया जाएगा, ये बातें अभी ज़ेर बहस थीं। लेकिन अब मुजाहिदीन का एक ख़तरनाक गिरोह हमास के नाम से उभरा था। हमास के मुजाहिदीन अगरचा तादाद में कम थे मगर ज़बरदस्त गुरीला फाइटर थे। उन्हें देखने वाले कहते हैं कि वो हर वक्त जदीद असलहे से लैस रहते हैं, कभी एक जगह नहीं ठहरते। अचानक एक खूंखार बला की तरह आते हैं और यहूदियों की बस्तियों को तहस नहस करके ऐसे गुम हो जाते हैं जैसे उनका कोई वजूद ही ना रहा हो। हमास की तंजीम यासिर अरफात के सियासी नज़रियात से मुत्तफिक नहीं थी। PLO के रहनुमा की अमरीका से दोस्ती को शक व शुबा की नज़रों से देखती थी, इसलिए हमास के मुजाहिदीन ने अपना एक अलग रास्ता इख्तियार किया था। वो कहते थे फ़लस्तीन की सरजमीन पर मुसलमानों की हुकूमत कायम होगी और अगर ना हो सकी तो वो जिहाद जारी रखेंगे, हौसला नहीं हारेंगे। अमरीका पर कभी भरोसा नहीं करेंगे और अमरीका पर भरोसा करने वालों पर भी भरोसा नहीं करेंगे। अभी ये राज नहीं खुला था कि हमास को माली इमदाद कहाँ से मिलती है और किस मुल्क से असला सप्लाई किया जाता है। एक्सरे मैन की सोच ने बताया कि हमास के गुरीला फाइटर दिन को आम मुसलमान और यहूदियों के भेस में रहते होंगे और रात के अंधेरे में मुसल्ला होकर हमले करते होंगे। छोटी छोटी बस्तियों में रहने वाले यहूदी उनसे खौफजदा थे। इसराइली पुलिस और फौज के अफसरान भी रात को किसी वीरान इलाके से तनहा नहीं गुजरते थे। ऐसे चंद अफसरान पुरस्रार तरीके से कत्ल हो चुके थे। एक्सरे मैन ने अल्बर्ट एरियादम से कहा था कि वो गजा की पट्टी में रहने वाले चंद मुसलमानों को अपना आलाकार बनाए और उनके जरिए दूसरे मुसलमानों के अंदर जाते रहें। इस तरह जल्द ही मालूम हो जाएगा कि उनमें से कौन लोग खुफिया तौर से हमास के मुजाहिदीन को अपने यहाँ पनाह देते रहते हैं। मंडोला ने एक्सरे मैन को छोड़कर अल्बर्ट एरियादम के ख्यालात पढ़े। पता चला कि वो गजा की पट्टी में जो लाखों फ़लस्तीनी कैंपों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वहाँ हमास के मुजाहिदीन लाजमी देखे गए हैं। वो मुजाहिदीन इतने चलाक हैं कि किसी मुसलमान के यहाँ पनाह नहीं लेते हैं। इस तरह ना तो वो अरब मुसलमानों पर बोझ बनते हैं और ना ही इसराइली फ़ौजियों को उन गरीब खानमा बर्बाद मुसलमानों पर शुबा करने का मौका देते हैं। फिर अल्पा की सोच ने बताया कि इसराइल में एक कट्टर बुनियाद परस्त यहूदी अमरीका से आया हुआ है। उसका नाम बारख बेंजमन है। वो एक काबिल डॉक्टर है और इतना मुतअस्सब है कि बचपन ही से मुसलमानों से सख्त नफरत करता है। उसने एक बीमार फौजी अफसर का इलाज करने के दौरान दावा किया था कि वो हमास के एक मुजाहिद को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। अफसर ने उससे पूछा, तुम कैसे मालूम करोगे कि मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान हमास के जांबाज कहाँ छुपे रहते हैं? उसने जवाब दिया, आज तुम नहीं मानोगे और दुनिया नहीं मानेगी। पैगंबरों को भी कोई नहीं मानता था, फिर रफ्ता रफ्ता उनके मौजों और अफ़ाल से मुतासर होकर सब उसे मानने लगे। क्या तुम दुनिया से मनवाने वाले हो कि तुम भी एक पैगंबर हो? बेशक, मेरा नाम बारख बेंजमन है और बारख के मानिए खुदा की तरफ से नवाजा हुआ शख्स। क्या किसी शख्स का नाम कलीमुल्लाह हो तो वह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसा पैगंबर हो जाता है? मैंने कहा ना, अभी दुनिया नहीं मानेगी, आपकी तरह बहस करेगी। उस बीमार फौजी अफसर ने उसे बहस नहीं की। उसने मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ ब्रेन आदम से उसका जिक्र किया। ब्रेन आदम ने अल्पा से कहा, रिपोर्ट के मुताबिक बारख बेंजमन बहुत ज़हीन और बासलाहियत डॉक्टर है, मगर वैसी बातें करता है जैसे नीम पागल हो। तुम किसी लड़की को आलाकार बनाकर उससे गुफ्तगू करो। अल्पा एक लड़की को आलाकार बनाकर बारख के पास गई, फिर बोली, मैंने सुना है कि आप खुदा की तरफ से नवाजे गए हैं। इस बात में कहाँ तक सदाकत है? क्या आप में पैगंबरों वाली कोई बात है? बारख ने कहा, बेशक है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मसीहा थे, मैं भी मसीहा हूँ। इस अस्पताल में जो मरीज़ आता है मेरे हाथों शिफा पाकर जाता है। जिस तरह पैगंबरों पर वही नाजिल होती है, उसी तरह मुझे गैब से हदायत मिलती हैं। मसलन कैसी हदायत? मिसाल के तौर पर यह कि मैं अमेरिका में था, एक रात मुझे हदायत मिली कि मैं इसराइल पहुँचकर जबरून जाऊँ। क्या तुम्हें पता है कि जबरून वो पाक सरजमीन है जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पाक कदम पड़े? उस ज़मीन को हम जूदा और समारा कहते हैं और यहाँ के हकदार सिर्फ यहूदी हैं। अल्पा की आलाकार ने कहा, मेरा ताल्लुक मिलिट्री इंटेलिजेंस से है। मुझे इस बात से दिलचस्पी है कि आप हमास की पूरी तंजीम को नाबूद करके एक अजीम वलिया खुद को एक पैगंबर साबित कर सकते हैं। बेशक मैं ऐसा करने वाला हूँ या कर चुका हूँ। अगर तुम हमारी मजहबी हिस्ट्री से वाकिफ़ हो तो तुम्हें याद होगा कि अब से 2500 बरस पहले एक नहायत ही पाकबाज यहूदी था, उसका नाम मार्डी खाई था। मुख्तसर सा वाक़या यूँ है कि हम्मान नामिया के ईसाई पादरी ने अपने चंद आदमियों के साथ मिलकर सैकड़ों यहूदियों को मार डालने का मंसूबा बनाया, मगर पाकबाज यहूदी मार्डी खाई को इस मंसूबे का इल्म हो गया। जब ईसाई हम्मान मंसूबे पर अमल करने से पहले अपने साथियों के साथ चर्च के अंदर इबादत में मसरूफ़ था, तो मार्डी खाई ने अपने मुसल्ला साथियों के साथ अचानक उन पर हमला करके उन सबको कत्ल कर दिया और इस तरह सैकड़ों यहूदियों की जानें बचा लीं। अल्पा की आलाकार ने पूछा, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आपको भी हमारे मजहबी त्यौहार के दिन हमास तंजीम के किसी मंसूबे का इल्म होगा और इस मंसूबे की तकमील से पहले आप उन्हें मौत के घाट उतार देंगे? वो मुस्कुराकर बोला, तुम्हारी यहूदी मजहबी हिस्ट्री बहुत कमज़ोर है। तुम्हारे जैसे मॉडर्न यहूदी भूल जाती हैं वो हमारे मजहबी त्यौहार का दिन आज ही है। मैं 1 घंटा पहले अपने मुसल्ला साथियों के साथ एक मस्जिद में गया था। मुसलमान नमाज में मसरूफ़ थे।
हमने तमाम नमाजियों को गोलियों से भून डाला। अब मैं फिर अस्पताल में अपनी ड्यूटी पर आ गया हूँ। क्या वाकई? एल्पा ने अपनी आलाकार के जरिए पूछा। क्या आपने मस्जिद में जितने नमाजियों को कत्ल किया वह सब हमास के मुजाहिदीन थे? बेशक, वह सब हम यहूदियों के जानी दुश्मन थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ कि वो हमास तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान थे? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकूंगा। ये गैब की बातें हैं, मुझे गैब से हदायत मिलती हैं। उसी वक्त टेरी आदम ने अल्पा के पास आकर कहा, अभी खबर मिली है कि हमारे चंद कट्टर बुनियाद परस्त यहूदियों ने एक मस्जिद में फायरिंग करके आम मुसलमान शहरियों को मार डाला है। यह खबर आलमी सतह पर हमारे लिए बदनामी का बायस बनेगी। एल्पा ने कहा, मैं अभी एक आलाकार के जरिए उस कट्टर यहूदी बार्क बेंजामिन से गुफ्तगू कर रही थी। अगरचे वो एक अस्पताल का मोअज़्ज़ज़ डॉक्टर है, मगर मुसलमानों से इतनी दुश्मनी है कि दहशतगर्द बन गया है। 1 घंटा पहले उसने अपने साथियों के साथ मस्जिद में फायरिंग की थी। दाऊद मंडोला ख्याल ख्वानी के जरिए उनकी गुफ्तगू सुन रहा था। दूसरी तरफ सोनिया सानी भी ख्याल ख्वानी के जरिए बैतुल मुकद्दस पहुंची हुई थी। वहां बाबा साहब के इदारे के एक जासूस टॉम मूरस से बातें कर रही थी। ये वही टॉम मूरस था जिससे मैंने मरीना की शादी कराई थी। टेलीपैथी जानने वाली मरीना बहुत बुरे तजुर्बात से गुजरकर और जादूगर जयपर गोला के हाथों बुरी तरह बर्बाद होने के बाद तौबा कर चुकी थी। उसने मुझसे वादा किया था कि आंदा ख्याल ख्वानी छोड़ देगी और गुमनाम रहकर खामोशी से इज़्दवाजी ज़िंदगी गुजारेगी। वो वादा निभा रही थी। टॉम मूरस की वफादार बीवी बनकर इज़्दवाजी और घरेलू ज़िंदगी गुजार रही थी और उसके साथ बज़ाहिर यहूदी बनकर रहती थी। वो सोनिया सानी से कह रहा था, उस मस्जिद में बाबा साहब के इदारे से ताल्लुक़ रखने वाला एक इंजीनियर भी नमाज़ पढ़ने गया था। वो भी गोलियों से छलनी होकर शहीद हो चुका है। वहाँ हम शहरी इबादत में मसरूफ़ थे। उनमें से कोई हथियार उठाने वाला मुजाहिद नहीं था। सानी ने पूछा, अभी तुम कह रहे थे कि डॉक्टर बार्क बेंजामिन का दावा है कि उस मस्जिद में हमास के मुजाहिदीन थे। वो बोला, डॉक्टर बार्क बेंजामिन तो एक कामयाब डॉक्टर है, मगर जाने क्यों खुद को पैगंबर कहलाना चाहता है। उसका दावा है कि यह हदायत आसमान से उस पर नाजिल हुई थी कि इस मस्जिद में हमास का गिरोह आज नमाज पढ़ेगा, लिहाजा उनमें से किसी को जिंदा न छोड़ा जाए। और उस पागल के बच्चे ने पुरअमन रहने वाले मुसलमानों को शहीद कर दिया है। उसे मिलिट्री इंटेलिजेंस वालों ने तलब किया है। तुम इंटेलिजेंस के दफातर में किसी जासूस औरत को जानते हो तो फ़ोन पर उसकी आवाज़ सुनाओ। टॉम मूरस ने रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए। थोड़ी देर बाद रब्ता हो गया। एक लेडी सेक्रेटरी ने पूछा, यस प्लीज़, आप कौन हैं और किससे बातें करना चाहती हैं? सानी ने टॉम मूरस को रिसीवर रखने के लिए कहा। फिर सेक्रेटरी के अंदर पहुंच गई। वह रिसीवर पर हेलो हेलो कह रही थी, फिर उसे क्रैडल पर रखकर बुड़बुड़ाने लगी। वह उम्र सीधा औरत थी और उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। उसने मेज़ पर से एक फ़ाइल उठाई, फिर उस दफ्तरी कमरे से निकलकर एक कॉरिडोर में चलती हुई एक बड़े से हॉल में पहुंची। वहाँ एक वसीओरीज मेज़ के तरफ कई फौजी अफसरान और सुरागरसां बैठे हुए थे। एक कुर्सी पर डॉक्टर बार्क बेंजामिन को भी बिठाया गया था और उसे तरह तरह के सवालात किए जा रहे थे। लेडी सेक्रेटरी ने वो फाइल एक आला अफसर के सामने रखा। अफसर ने कहा, डॉक्टर बार्क, इस फाइल में उन मुकामात और उन यहूदियों के नाम दर्ज हैं जिन्हें हमास के लोगों ने मुख्तलिफ औकात में हलाक किया है। अगर तुम खुद को पैगंबर कहते हो तो बताओ, हमारे हलाक होने वाले यहूदियों के नाम क्या थे और वो तादाद में कितने थे और कहाँ कहाँ मारे गए? डॉक्टर बार्क ने कहा, आप गुजरी हुई बातें पूछ रहे हैं, जबकि पेश आने वाली बातें आसमान से मुझ पर नाजिल होती हैं। वहाँ ब्रेन आदम भी मौजूद था। उसने कहा, आसमान से नहीं उतरती हैं। तुम्हें शायद नहीं मालूम कि हमारी कौम में चंद टेलीपैथी जाने वाले मौजूद हैं। वो वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ मसाजिद में जाने वाले मुसलमानों के दिमागों में घुसकर उनकी असलियत मालूम करते हैं। हमारे ख्याल ख्वानी करने वालों की रिपोर्ट है कि नमाज के दौरान जो मुसलमान तुम्हारी गोलियों का निशाना बने वह इस मुल्क के पुरअमन शहरी थे। डॉक्टर बार्क ने कहा, तुम्हारे ख्याल ख्वानी करने वालों की रिपोर्ट गलत है। वह तमाम ख्याल ख्वानी करने वाले मुझसे अफजल नहीं हो सकते, क्योंकि मेरा नाम बार्क है। मैं खुदा का ख़ास नवाजा बंदा हूँ। तुम एक कट्टर बुनियाद परस्त यहूदी हो। तुमने मुसलमानों से शदीद नफरत करते हुए मजहबी जोश व जुनून में उन्हें हलाक किया है। इसलिए हम तुम्हें मुजरिम नहीं कह सकते और ना ही पागल करार दे सकते हैं। वो मुसलमान पुरअमन थे, मगर मुसलमान थे यहूदियों के अजली दुश्मन। तुम हमारी नज़रों में हीरो हो, लेकिन आलमी सतह पर एक जुनूनी कातिल कहलाओगे। हम मुसलमानों को बुनियाद परस्त कहकर उन्हें बदनाम करते थे। इस वाक़े के बाद हम यहूदी भी बुनियाद परस्त कहलाएंगे। तुमने हमारे लिए मसाइल पैदा कर दिए हैं। दूसरे अफसर ने कहा, बहरहाल हम आलमी सतह पर बात बनाने की कोशिश करेंगे। आइंदा तुम हमसे मशवरा किए बगैर मुसलमानों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाओगे। हमारा मशवरा है कि कुछ अरसे के लिए तुम गोशा नशीनी इख्तियार कर लो और बैरूनी ममालिक के अखबारात को कोई बयान ना दो। मैं एक पैगंबर की हैसियत से मंजर-ए-आम पर आना चाहता हूँ और आप मुझे गोशा नशीनी का मशवरा दे रहे हैं। हम तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं। तुम खुद को पैगंबर कहोगे तो दुनिया तुम्हें पागल कहेगी। एक अफसर ने कहा, तुम्हारे खामोश रहने से ये मसला हल हो जाएगा। हमारी तरफ से बयान जारी होगा कि कुछ अरसा से मुजाहिदीन के 2 गिरोह एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। हम PLO का नाम नहीं लेंगे। यासिर अराफात जो हमारी तरफ माइल हो रहे हैं वो हमसे नाराज़ हो जाएंगे, मगर हमारे बयान में जो अबहम होगा उससे दुनिया समझ लेगी कि PLO के मुसलमानों ने हमास के मुजाहिदीन पर गोलियां बरसाई हैं। सियासी बयानबाजी का एक अंदाज़ होता है। ऐसी बयानबाजी से झूठ बिल्कुल सच बन जाता है और जो सच होता है वो खुला झूठ नज़र आता है।
अचानक सानी ने लेडी सेक्रेटरी की जुबान से कहा, इस दुनिया में ऐसे मोमिन भी हैं जो झूठे पैगंबरों को उनके घर तक और घर से उनकी कब्र तक पहुंचा देते हैं। सबने चौंक कर लेडी सेक्रेटरी की तरफ देखा, क्योंकि वो एक अजनबी दोशीज़ा की आवाज़ और लहजे में बोल रही थी, तुम लोग इस पागल कुत्ते को किस गोशे में छुपाओगे? मैं इसे मजबूर करूंगी और ये गैर मुल्की अखबारात के रिपोर्टर्स को वही बयान देगा जो सच होगा। ब्रेन आदम ने पूछा, तुम कौन हो? अपना तारुफ पेश करो और हमसे दोस्ताना माहौल में बातें करो। सानी ने कहा, मैं भी एक अखबार की फ्लाइंग रिपोर्टर हूँ। जहाँ तक दूसरे रिपोर्टर्स नहीं पहुँचते वहाँ तक मैं परवास करके पहुँच जाती हूँ। मैं जा रही हूँ। अगर सच्चाई को छुपाया गया तो दुश्मन बनकर आऊँगी, वरना मुझे दोस्त ही समझो, मुझसे कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। ये कहकर वह दिमागी तौर पर अली तैमूर के सामने डाइनिंग हॉल में हाजिर हो गई। उधर मंडोला ख्याल ख्वानी के जरिए ब्रेन आदम के अंदर था। जब लेडी सेक्रेटरी ने अपने हवास में आकर अपने लबो लहजे में बात की तो मालूम हो गया कि उसके दिमाग में आने वाली जा चुकी है। लिहाजा दाऊद मंडोला भी दिमागी तौर पर उसी डाइनिंग हॉल में हाजिर हो गया। इतनी देर में सामने रखा हुआ सूप ठंडा हो गया था। उधर सानी के सामने भी सूप ठंडा हो चुका था। अली ने पूछा, क्या दूसरा सूप मंगवाऊं? नहीं, अब कुछ खाना चाहिए। मुझे लंबी ख्याल ख्वानी करनी पड़ी और तुम बोर होते रहे। कोई अहम या पेचीदा मसला होगा, वरना तुम मुझे कभी बोर नहीं होने देती हो, मुख्तसर ख्याल ख्वानी करती हो। अली ने वेटर को बुलाकर खाने का ऑर्डर दिया। वेटर के जाने के बाद सानी अली को डॉक्टर बार्क बेंजामिन के मुतालिक बताने लगी। उधर मंडोला ने भी वेटर को बुलाकर खाने का ऑर्डर दिया। उसके दिमाग में ये बात खटक रही थी कि अभी लेडी सेक्रेटरी के जरिए जो दोशीज़ा ख्याल ख्वानी के जरिए बोल रही थी उसकी आवाज़ और वही लहजा वो पहले भी कहीं सुन चुका है, मगर कहाँ सुना था। वो याद करने की कोशिश करते हुए 2 उंगलियों से अपनी पेशानी को सहला रहा था और बेख्तियार सोनिया सानी को देख रहा था, क्योंकि उसका हुस्न शबाब ललचा रहा था। फिर जो हुस्न हाथ ना आए वो ज़्यादा तड़पाता है और ज़्यादा अपनी तरफ देखने पर मजबूर करता है। वो सोचते सोचते और उसे देखते देखते एकदम चौंक गया। उसे याद आ गया कि उसने अपने ड्राइवर के दिमाग में रहकर इस हसीन दोशीज़ा की गुफ्तगू, इसकी आवाज़ और इसके लहजे को सुना था। लेडी सेक्रेटरी की ज़ुबान भी बिल्कुल यही आवाज़ और लहजा पेश कर रही थी। क्या ये सामने बैठी हुई हसीना टेलीपैथी जानती है? फिर उसे याद आया कि सूप का प्याला उसके सामने था, मगर वो नहीं पी रही थी, सोच में गुम थी। पहले भी उसे महसूस हुआ था कि वो जैसे मुराकबे में पहुंच गई हो या ख्याल ख्वानी में गुम हो, लेकिन उसे यकीन नहीं आया कि वह हसीना टेलीपैथी जानती होगी। अब यकीन हो रहा था कि अभी यहूदियों को चैलेंज करके आने वाली दोशीज़ा यही है। अब तशवीश पैदा हुई कि ये कौन है और इसके साथ वो खूबरू और सेहतमंद जवान कौन हो सकते हैं। वेटर आकर खाने की डिशें मेज़ पर रख रहा था। मंडोला ने $500 निकालकर वेटर को देते हुए कहा, मैं अक्सर खाने के बाद टिप देना भूल जाता हूँ, इसे रख लो। वेटर ने हैरानी से इतनी बड़ी बख्शिश लेकर शुक्रिया अदा किया, फिर कहा, मेरे लायक कोई खिदमत हो तो हुक्म करें। वो जो नारंगी और स्याह ब्लाउज स्कर्ट वाली हसीना है मुझे बहुत पसंद है। उधर अभी ना देखो उसे शुबा होगा। मैं सिर्फ ये मालूम करना चाहता हूँ कि क्या ये इसी होटल में काम कर रही है? जी हाँ, कमरा नंबर 712 में। यहाँ सैकड़ों सैयाह और मुसाफिर रोज़ाना आते जाते हैं। तुम्हें इसका कमरा नंबर कैसे याद रह गया? क्या यह हसीना तुम्हें भी अच्छी लगती है? नो सर, हम छोटे लोग हैं, हाथ बढ़ाकर आसमान के चांद को छू नहीं सकते। कमरे का नंबर इसलिए याद रह गया कि इन दोनों के नाम बड़े अजीब हैं। मैं इनके अजीब नाम सुनना चाहता हूँ। नौजवान का नाम अबुल हॉल है, जो कि हमारे मिस्र के बुलंदो बाला मुजस्मे का नाम है। यह मिस्री तारीख की एक नापसंदीदा हैबतनाक मखलूक का मुजस्मा है। तुम हिस्ट्री बयान ना करो, हसीना का नाम बताओ। क्या बताऊँ? वह हसीना तो मर चुकी है। यह हसीना जो बैठी हुई है इसका नाम भी वही नाम है, यानी क्लोपात्रा। ये तो साफ ज़ाहिर है कि दोनों ने फर्जी और मज़का खेज नाम रखे हैं। वेटर ने कहा, मुआफ़ कीजिएगा जनाब आली, आप हमारे तारीखी किरदारों को मज़का खेज कह रहे हैं। ये रही आपकी दी हुई बख्शिश के $500। हम भूखे रह सकते हैं, मर सकते हैं, मगर अपनी कौम और अपने तारीखी किरदारों की बुराई नहीं सुन सकते। तुम तो नाराज़ हो गए। मैं तुम्हारी कौम और तुम्हारे तारीखी किरदारों की इज्जत और एहतराम करता हूँ। दरअसल मैं उन दोनों के नामों को मज़का खेज इसलिए कह रहा हूँ कि वह दोनों आज के दौर में ऐसे नाम अपना कर खुद को एक तमाशा बना रहे हैं। ये $500 और लो और गुस्सा थूक दो। उसने जबरन उसके हाथ में $1000 पकड़ाए, फिर कहा, तुम ये तो तस्लीम करोगे कि ये उनके असली नाम नहीं है? असली हैं जनाब आली, उन दोनों के पासपोर्ट में भी यही नाम दर्ज हैं। फिर तो पासपोर्ट जाली होगा। पता नहीं, ये इमिग्रेशन और सफारत खाने वाले ही जान सकती हैं। वेटर चला गया। वो खाना शुरू करते हुए सोचने लगा, अगर यह तगड़ा जवान इसके साथ ना होता तो मैं इसकी असलियत मालूम कर लेता। मेरी यहूदी अकल कहती है कि दुश्मन से बराह रास्त कभी ना टकराओ, किसी दूसरी हिकमत अमली से उसकी असलियत मालूम करो। मालूम करने का फिल वक्त यही तरीका है कि दोनों का सुकून बर्बाद करो। शैतान जान से नहीं मारता, सिर्फ परेशानियां बढ़ाता है और हलकान करता रहता है। वो लुकमा चबाते हुए वेटर के दिमाग में पहुंच गया। वह दूसरी मेज़ के लिए खाने की ट्रॉली पर डिशें रख रहा था। वो वेटर के जरिए मैनेजर के पास पहुंचा। मैनेजर ने उसकी मर्जी के मुताबिक बेल बॉय को बुलाया, फिर कहा, मुनीर नंबर 12 पर मिस क्लोपात्रा को इतला दो कि काउंटर पर फ़ोन अटेंड करे। बेल बॉय स्टोर रूम में आया। वहाँ उसने एक सादा प्ले कार्ड उठाकर उस पर लिखा, फिर एक हाथ से प्ले कार्ड और दूसरे हाथ से घंटी पकड़कर स्टोर रूम और इस्तकबाली के हिस्से से गुजरता हुआ डाइनिंग हॉल के दरवाजे पर पहुंचा।
और प्ले कार्ड को ऊंचा किए। बेल बजाता हुआ सानी और अली के मेज़ के पास आकर रुक गया। दोनों ने चौंक कर प्ले कार्ड की तहरीर को पढ़ा। उस पर लिखा था, क्लोपत्रा टेलीपैथी नहीं जानती थी। ये पढ़कर दोनों ने हैरानी का इजहार किया। सानी ने बेल बॉय से कहा, हमें पता है, हमने भी तारीख पढ़ी है। क्लोपत्रा टेलीपैथी नहीं जानती थी। अली ने कहा, मेरा ख्याल है वो टेलीपैथी जानती थी, इसलिए हर मर्द के दिलो दिमाग में पहुंचकर उन पर हुकूमत करती थी। रोमन शहंशाह अपनी बहुत बड़ी सल्तनत छोड़ नहीं सकता था। क्लोपत्रा की टेलीपैथी ने उसे रूम से यहाँ काहिरा आने पर मजबूर कर दिया। सानी ने बेल बॉय को $5 दिए। वो सलाम करके चला गया। मंडोला बेल बॉय के अंदर रहकर उनकी बातें सुन रहा था और समझ रहा था कि दोनों चालाक हैं, परेशानी जाहिर नहीं कर रहे हैं और ये समझते रहे हैं कि इस बेल बॉय के अंदर वो मौजूद है जो क्लोपत्रा की ख्यालख्वानी के इल्म को समझ गया। वो दोनों इधर उधर नहीं देख रहे थे, किसी ख्यालख्वानी करने वाले दुश्मन को ताड़ना नहीं चाहते थे। बड़े इत्मीनान से बातें करते हुए खा रहे थे। मंडोला दिल ही दिल में एतराफ़ कर रहा था कि दोनों ज़हीन और हाजिर दिमाग हैं। उन्होंने चश्मे ज़दन में तय किया कि किसी दुश्मन के नफसियाती हमले का रद्द-ए-अमल पेश नहीं करेंगे और यही तासुर पेश करेंगे कि होटल वाले बेल बॉय के ज़रिए सयाहों के सामने एक आध तारीखी हक़ाइक़ पेश करते हैं। और ये भी एक हकीकत थी कि क्लोपत्रा के ज़माने में टेलीपैथी नहीं थी, इसलिए वो ये इल्म नहीं जानती थी। उधर अली ने खाने के दौरान सानी से कहा, तुमने मजबूर होकर यहाँ सरेआम ख्यालख्वानी की, यानी उस 1 घंटे के अंदर तुम्हें किसी ने गहरी सोच में डूबे हुए देखा है। लेकिन सिर्फ सोच में डूबने का मतलब ये नहीं होता कि ख्यालख्वानी की जा रही है। वो लुक्मा चबाते हुए बोली, मैं भी यही सोच रही हूँ। यहाँ कोई ऐसा ख्यालख्वानी करने वाला है जिसने मुझे ख्यालख्वानी के जरिए इसराइल पहुँचते देखा है। वहाँ उसने मेरी आवाज़ और लहजे को पहचाना होगा। अब समझना यह है कि इस डाइनिंग हॉल में तुम्हारी आवाज़ और लहजे को कितने लोगों ने सुना है? सिर्फ 2 अशखास ने, एक वेटर ने और दूसरे उस मुलाजिम ने जो सामने वाली मेज़ के पास सर झुकाए अपने आका हादी मुनीर के किसी हुक्म का मुंतज़िर है। सानी ने पहले वेटर के अंदर पहुंचकर ख्यालात पढ़े। वो बेचारा टेलीपैथी के बारे में कुछ नहीं जानता था। दूसरा बेचारा हादी मुनीर के सामने अदब से खड़ा हुआ था। वो आंखें बंद करके उसके लब लहजे को याद करने लगी। उसने आकर कहा था कि वो आका हादी मुनीर का गुलाम है और हादी मुनीर मुल्क शाम का रबपति सौदागर है। वो अपनी तन्हाई दूर करने के लिए उन्हें अपनी मेज़ पर मदऊ कर रहा है या फिर उनकी मेज़ पर आना चाहते हैं। सानी उस मुलाजिम के अल्फाज और फ़िक्र याद कर रही थी। हाफजा बहुत तेज़ था। अल्फाज के साथ उनकी अदायगी भी याद आ रही थी। यूं याद करते करते वो उस ड्राइवर के दिमाग में पहुंच गई। उसके चोर ख्यालात बताने लगे कि वो आका का ड्राइवर है। उसने आज आका के बैग में इतनी दौलत देखी है कि शायद फिर कभी ख्वाब में भी नहीं देख सकेगा। इस दौलत पर उसकी नीयत ख़राब हो गई थी। वो बैग लेकर भागना चाहता था, मगर होटल के हाथे के बड़े फाटक से बाहर न जा सका। अचानक रुक गया, फिर पलट गया। वो आका को दौलत वापस नहीं करना चाहता था, होटल के अंदर नहीं आना चाहता था, मगर अपने आप में नहीं था। उसने अपनी मर्जी के खिलाफ उस मेज़ के पास आकर वो बैग आका के सामने रख दिया। वो हैरान था, परेशान था। आका की महंगी कार खुली छोड़ कर आया था। आका ने उसे कहा कि वो कार लॉक करके वापस आए। वो इस बात पर भी हैरान था कि आका को ये कैसे मालूम हो गया कि उसने कार को लॉक नहीं किया है। सानी ने आंखें खोल दी। अली को देखकर मुस्कुराने लगी। अली ने कहा, अच्छा तो तुमने चोर पकड़ लिया है। हाँ, हादी मुनीर कोई बहरूपिया है, टेलीपैथी जानता है, शीशे के घर में रहकर हमें पत्थर मारा और मुतमईन बैठा है। मैं समझती हूँ इसका ताल्लुक इसराइल से और यहूदी खुफिया तंजीम से है। जब मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस में एक लेडी सेक्रेटरी की ज़ुबान से बोल रही थी तो ये हादी मुनीर भी वहाँ पहुँचा हुआ था। वहीं इसने मेरी आवाज़ और लहजे से मुझे पहचाना था। इसने तुम्हें और हमने उसे सिर्फ टेलीपैथी जानने वाले की हैसियत से पहचाना है। वह तुम्हारा असली नाम और शख्सियत मालूम करने की कोशिश करेगा। यही हमें भी मालूम करना है कि असल में कौन है। वो बोली, हम अब खाने पीने की कोई चीज़ नहीं मंगवाएंगे। वह शख्स हमारी मेज़ के वेटर के अंदर जाकर खाने पीने की किसी चीज़ में ज़रा आसान दवा मिला सकता है। यही कोशिश तुम करो। मैं डाइनिंग हॉल से बाहर जा रहा हूँ, उसकी मेज़ के वेटर से बात करूंगा। तुम उसके अंदर पहुंचकर क्या करोगी ये तुम जानती हो। सानी की उंगली में वो मखसूस अंगूठी थी जो कभी सोनिया पहना करती थी। इस अंगूठी के एक सिरे में एक नन्हा सा बटन था जिसे दबाती अंगूठी के अंदर से एक नन्ही सी सुई निकल आती थी। वह सुई जिसके बदन में इंजेक्ट होती थी वह हिसाबी कमज़ोरी में मुब्तला हो जाता। सानी ने अपनी उंगली से अंगूठी उतारकर अली को देते हुए कहा, मैं तुम्हारे जरिए उस वेटर की आवाज़ सुनूंगी, फिर उसके अंदर पहुंचूंगी, उसकी ज़ुबान से कहूंगी कि मैं मौजूद हूँ। तुम ये सुनकर अंगूठी उसकी जेब में रख देना। फिर मैं उस वेटर और अंगूठी को अपने तौर पर इस्तेमाल करूंगी। अली वो अंगूठी लेकर वहाँ से उठ गया, फिर डाइनिंग हॉल से बाहर जाने लगा। मंडोला खाने से फारिग होकर देख रहा था कि हसीना तनहा रह गई है, उसका साथी कहीं गया है। पता नहीं कितनी देर के लिए गया है। शायद वो खाने के बाद चाय या कॉफ़ी पिएगी। अगर मैं इसे दिमागी तौर पर ज़रा सा कमज़ोर बना दूँ तो फिर ये मेरी सोच की लहरों को महसूस नहीं कर सकेगी। फिर मैं इसके चोर ख्यालात पढ़कर इसकी असलियत मालूम कर सकूँगा। उसने सानी की मेज़ पर खिदमत अंजाम देने वाले वेटर की आवाज़ नहीं सुनी थी, लेकिन अपनी मेज़ के वेटर के ज़रिए सुन सकता था। यानी उसका वेटर सानी के पास जाकर बातें करता तो वो सानी के वेटर के दिमाग में पहुंच जाता। उसने अपने वेटर को बुलाने के लिए ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। उसके अंदर पहुंचा तो उसके ज़रिए ये देखकर चौंक गया कि हसीना का साथी अली वेटर से बातें कर रहा था। उसी वक्त वेटर ने हसीना की आवाज़ और लहजे में कहा, मैं मौजूद हूँ।
ये सुनते ही अली ने वो अंगूठी वेटर की जेब में डाल दी। वेटर हसीना की ख्याल ख्वानी के जेर असर था। उसने अंगूठी को अपनी जेब में जाते देखा मगर कोई सवाल नहीं किया। सानी उसकी सोच में कह रही थी, मैं अभी 15 नंबर की मेज़ पर जाऊंगा। अगर वो चाय या कॉफ़ी का ऑर्डर देगा तो मैं उसमें अंगूठी में छुपी हुई दवा मिला दूंगा। ये सोच पड़ते ही मंडोला एकदम से उठकर खड़ा हो गया। ड्राइवर से बोला, यहाँ ठहरो, मैं अभी वॉशरूम से होकर आता हूँ। वो तेज़ी से चलता हुआ सानी के करीब से गुजरा और टॉयलेट पोर्शन की तरफ जाने लगा। उसके अंदर खतरे की घंटियां बज रही थीं। दिमाग चीख चीख कर कह रहा था कि हसीना और उसके साथी को शुबा हो गया है। वो चाय या कॉफ़ी के जरिए मुज़र दवा पिलाकर दिमाग के अंदर घुसना और उसकी असलियत मालूम करना चाहते हैं। वह बड़े से टॉयलेट में पहुंचकर दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोलकर होटल के लॉन्ड्री वाले कॉरिडोर में आ गया। फिर वहां से दौड़ने के अंदाज में तेजी से चलता हुआ होटल के पिछले हिस्से में आया। एक टैक्सी का पिछला दरवाज़ा खोलकर बोला, कम ऑन, हरी अप, जल्दी चलो। टैक्सी स्टार्ट होकर वहां से चल पड़ी। अहाते से निकलकर एक शाहराह पर दौड़ने लगी। होटल से दूर जाने लगी। उसने इत्मीनान की सांस ली। ड्राइवर ने पूछा, कहाँ ले चलूँ? चलते रहो, मैं ये शहर देखना चाहता हूँ, किराए की परवाह न करो। वो सीट की पुश्त से टेक लगाकर सोचने लगा कि हसीना और उसके साथी को कैसे उस पर छुपा हुआ। उन्होंने ये कैसे समझ लिया कि मैं टेलीपैथी जानता हूँ या पराई सोच की लहरों को महसूस करके सांस रोक लेता हूँ। उसने डाइनिंग हॉल में बैठकर सूप पीते वक्त ख्याल ख्वानी की थी और तिलवैब के मिलिट्री इंटेलिजेंस के दफ्तर में पहुंचकर सानी के मुतल्लिक मालूम किया था कि वो टेलीपैथी जानती है। मंडोला को यकीन था कि सानी ने ख्याल ख्वानी करने के दौरान उसे ख्याल ख्वानी करते नहीं देखा है और अली की पुश्त मंडोला की तरफ थी, इसलिए अली ने भी नहीं देखा था। फिर उन्हें मंडोला की टेलीपैथी का इल्म कैसे हुआ? तब उसे याद आया कि उसने ड्राइवर को ख्याल ख्वानी के जरिए नोटों से भरा बैग ले जाने से रोका था और उसे अपने पास पलट कर आने पर मजबूर किया था। फिर वो ड्राइवर सानी और अली को अपने आका की मेज़ पर मदऊ करने गया था। मंडोला की समझ में आ गया कि उस हसीना ने ड्राइवर के ख्यालात पढ़कर उसके आका के ख्याल ख्वानी के इल्म को समझाए। ये बहुत बुरा हुआ। वो परेशान होकर सोचने लगा, अव्वल तो मुझे ड्राइवर को चोरी से बाज रखने के लिए टेलीपैथिक इल्म इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, और जब ऐसा किया था तो फिर ड्राइवर के जरिए उस हसीना को मदऊ नहीं करना चाहिए था। वैसे मुझे उस वक्त मालूम नहीं था कि वो टेलीपैथी जानती है। वो खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि उस हसीना का गुलाम बनने से बाल बाल बचा था। अगर उसका मामूल और ताबेदार बन जाता तो वो उसके जरिए यहूदी खुफिया तंजीम की जड़ों तक पहुंच जाती। एक तो इतनी पुरस्रार तंजीम की जड़ें उखाड़ फेंकती, दूसरे ये कि उसके अलावा मोनारो, टालबूट, एल्पा और टेरी आदम जैसे टेलीपैथी जानने वालों को ताबेदार बना लेती। उसने होटल से फरार होकर खुद को और अपनी पूरी यहूदी कौम को दुश्मन के हाथों में जाने से बचाया था। अब यह तजस्सुस था कि वह हसीना कौन है और किस तरह उसकी असलियत मालूम की जाए। अब तो वह बहुत ज़्यादा मोहतात हो गई होगी। शायद वह होटल छोड़कर चली जाए और अपना नाम और भेस बदल ले। ऐसे में वो उसे दोबारा नहीं देख पाएगा। फिर वो होटल की तरफ वापस जाकर दूर से उसकी ताक में रहकर उसका ताकुब भी नहीं कर सकता था। ये अच्छी तरह समझ में आ गया था कि हसीना और उसका साथी दोनों ही चालाक हैं। अगर वो उनके ताकुब में रहेगा तो बार बार उनकी चालाकियों से बच नहीं पाएगा। अब खुद को भी छुपाए रखने का मसला था। वो ख्याल ख्वानी करने वाले उस ड्राइवर के जरिए उसके शानदार और महंगे बंगले का पता मालूम कर चुकी होगी। वो देखते ही देखते अपनी कीमती कार, लाखों डॉलर्स के बंगले और उस बैग से महरूम हो गया था जिसमें 10 करोड़ डॉलर थे। उसने बहुत बड़े शॉपिंग सेंटर के सामने टैक्सी रुकवाई। वहां जाकर मेकअप का सामान और पहनने के लिए 2 जोड़े खरीदे। कोई $30,000 का बिल बना। उसके लिबास में सिर्फ $2 लाख थे। मगर अब अपना कोई मुस्तकिल ठिकाना बनाए बगैर वह $2 लाख खर्च नहीं करना चाहता था। उसने काउंटर पर आकर $30,000 अदा किए। काउंटर गर्ल ने रकम लेकर एक दराज में रखी। उस दराज में मुकामी और गैर मुल्की करेंसी के बड़े बड़े नोट दिखाई दिए। उसने काउंटर गर्ल के दिमाग पर कब्जा जमाया। उस बेचारी ने दराज में से तमाम नोट निकालकर रबर बैंड से अलग अलग गड्डियां बनाकर उसके हवाले कर दी। वह तेजी से बाहर आकर टैक्सी की पिछली सीट पर बैठ गया। फिर टैक्सी वहां से चल पड़ी। बहुत दूर निकल आने के बाद उसने काउंटर गर्ल के दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया। ये देखने की ज़रूरत थी न परवाह कि बेचारी मुलाजमत करने वाली काउंटर गर्ल पर क्या गुजरेगी और वह ख्वामखा चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार की जाएगी। उसे सिर्फ अपनी फिक्र थी। वह सिर्फ अपने बचाव की तदाबीर पर अमल कर रहा था। उसने एक जगह टैक्सी रोकने को कहा। वह रुक गई। उसने ड्राइवर के दिमाग पर कब्जा जमाया, उसे गायब दिमाग बनाया। इसके बाद उसने अरबी लिबास उतारकर सीट के नीचे फेंक दिया। उसी वक्त खरीदे हुए 2 जोड़ों में से एक को पहना। फिर मेकअप का सामान लेकर टैक्सी से बाहर आ गया। ड्राइवर उसकी मर्जी के मुताबिक गाड़ी ड्राइव करते हुए जाने लगा। वो फुटपाथ पर खड़ा उसके दिमाग पर कब्जा जमाए हुए था। जब वो कई मील दूर चला गया तो उसने दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया। इस तरह टैक्सी का किराया बचा लिया। फिर उसने दूसरी टैक्सी रोकी। उसमें बैठकर तहरीर स्क्वायर की एक गली में आया। किराया सिर्फ $10 बना था, इसलिए फराख दिली से उसने ड्राइवर को किराया अदा कर दिया। वहाँ एक दरमियाने दर्जे के होटल में आकर उसने एक कमरा हासिल किया। इस कमरे में आकर तमाम बल्ब ऑन किए। फिर उनकी तेज़ रोशनी में आईने के सामने बैठकर मेकअप के जरिए अपने चेहरे में तब्दीली करने लगा। ऐसे वक्त उसने सोचा, मैं ये भूल गया था कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। हर हसीन औरत माशूक नहीं बनती, मुसीबत भी बनती है।
उस मुसीबत ने मुझे दर बदर भटकने पर मजबूर कर दिया है। 1 घंटे की मेहनत के बाद चेहरा इस कदर तब्दील हो गया कि अब दोस्त या दुश्मन उसे हादी मुनीर की हैसियत से नहीं पहचान सकते थे। वो अपना मोबाइल फ़ोन साथ लाया था। उसने होटल नाइल हिल्टन के नंबर डायल किए। इस्तकबालिया के फ़ोन से एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी। इट इज़ नाइल हिल्टन, हमारे लायक कोई खिदमत? आपके होटल के कमरा नंबर 712 में मिस कलोपत्रा से बात करना चाहता हूँ। ऑल राइट सर, होल्ड ऑन करें। दूसरी तरफ खामोशी रही। फिर आवाज़ आई, सॉरी सर, मिस कलोपत्रा ने थोड़ी देर पहले होटल छोड़ दिया है। मंडोला ने शुक्रिया कहकर राब्ता ख़त्म किया। फिर अपने ड्राइवर के दिमाग में झांक कर देखा। उसके ख्यालात ने बताया कि वह बड़ी देर तक अपने आका हादी मुनीर का इंतज़ार करता रहा। फिर हसीना के साथी ने आकर आका का बैग उठाया। उसमें से नोटों की एक गड्डी निकाल कर उसे देते हुए कहा, इसे रखो और ऐश करो, अब तुम्हारा आका कभी नहीं आएगा। ड्राइवर इनकार करना चाहता था, अपने आका का नोटों से भरा हुआ बैग नहीं देना चाहता था, लेकिन उसने खुद को मजबूर महसूस किया। हसीना और उसका साथी बैग उठाकर ले गए। वो उनके खिलाफ जुबान न हिला सका। फिर अपनी मर्जी के खिलाफ आप होटल के बाहर आकर आका की गाड़ी में बैठ गया। इसके बाद उसे ड्राइव करता हुआ बंगले में आ गया और अब इस बंगले में अपने आका की वापसी का इंतजार कर रहा था। मंडोला को अपना वो बंगला और खुसूसन बेडरूम बहुत पसंद था। इस बेडरूम के लिए एक निहायत हसीन औरत लाने के लिए वह नाइल हिल्टन आया था। वहाँ एक हसीना ने उसे बंगले और आरामदेह बेडरूम से महरूम कर दिया था। उसने टेलीफोन डायरेक्टरी से इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के नंबर मालूम किए, फिर रब्ता किया। आईजी पुलिस के एक मातियत ने पूछा, कौन हो, क्या चाहते हो? मैं आईजी साहब से बहुत ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ, उनसे गुफ्तगू कराओ। जो कहना है मुझसे कहो। आईजी साहब नहीं है, मैं ही सारे मामलात निपटाता हूँ। लेकिन उसके चोर ख्यालात बता रहे थे कि आईजी पुलिस अपने दफ्तरी कमरे में मौजूद है। उस मातियत ने मंडोला की ख्याल ख्वानी के ज़रिए से रहकर इंटरकॉम से कहा, सर, एक शख्स आपसे अहम गुफ्तगू करना चाहता है। आईजी ने डांट कर कहा, तुम जानते हो ये कोई दफ्तरी वक्त नहीं है, आधी रात होने को है, मैं यहाँ एक पार्टी के इंतजार में बैठा हूँ, उससे शख्स को टाल दो। मंडोला उस आईजी के अंदर पहुँच गया। आईजी ने उसकी मर्जी के मुताबिक रिसीवर उठाकर पूछा, हेलो, तुम कौन हो, क्या कहना चाहते हो? इस शहर में 2 गैर मुल्की जासूस और तकरीबकार आए हैं। उनके पासपोर्ट में उनके नाम अब्बुल हॉल और कलोपत्रा दर्ज हैं। 1 घंटा पहले तक वो नाइल हिल्टन के कमरा नंबर 712 में थे। अब वो होटल छोड़कर कहीं छुपते फिर रहे हैं। हम मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले उन्हें तलाश कर रहे हैं। तुम भी शहर के तमाम पुलिस अफसरों को अलर्ट करो और तमाम मशकूक अफराद के पासपोर्ट चेक करने का हुक्म दो। वो दोनों किसी होटल में, किसी हॉस्टल में या किसी के यहाँ पेइंग गेस्ट की हैसियत से ज़रूर क़याम करेंगे। तुम सबको फ़ौरन एक्शन में आना चाहिए। उसने राब्ता ख़त्म किया, लेकिन आईजी के दिमाग में रहा। इस वक्त वह दफ्तर में एक औरत के साथ बैठा शराब पी रहा था। एक पार्टी आने वाली थी और उसे एक मामला निपटाने के सिलसिले में 50,000 ब्रिटिश पाउंड देने वाली थी। वह झुंझलाकर बोला, ये कमबख्त मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले दिन रात नहीं देखते, बस हुक्म सादिर कर देती हैं। ये तो कुछ अजीब सा नाम बता रहे हैं, अबुल हॉल और कलोपत्रा। उसने मातियत को बुलाकर इस सिलसिले में हुक्म दिया। उस मातियत ने दूसरे कमरे में आकर अपने मातियत को हुक्म दिया। इस तरह ऊपर से नीचे तक 2 गैर मुल्की जासूसों को तलाश करने और गिरफ्तार करने के अहकामात पहुँचते रहे। रात के 2 बजे उसके मोबाइल फ़ोन का बजर बोलने लगा। उसने हैरानी से सोचा, मैंने किसी को अपना मोबाइल नंबर नहीं दिया, फिर ये कौन मुझे कॉल कर रहा है? उसने बटन दबाकर पूछा, हेलो, कौन है? उसे सानी की आवाज़ सुनाई दी। काहिरा के तमाम पुलिस वाले पागल हो गए हैं। हज़ारों साल पहले वाली कलोपत्रा और अबुल हॉल को तलाश कर रहे हैं। हज़ारों बरस पहले पासपोर्ट और वीज़ा वगैरह की झंझट भी नहीं थी। उनसे कहो मिस्र के आसार कदीमा में जाकर हमें तलाश करें। वो गुरा कर बोला, तुम्हें मेरा ये मोबाइल नंबर कैसे मालूम हुआ? मैंने तुम्हारे ड्राइवर के दिमाग में झांक कर देखा तो पता चला कि वो तुम्हारे बंगले में है। मैंने उसे मजबूर किया कि वो तुम्हारे बेडरूम में जाए और तुम्हारी डायरी वगैरह देखे। एक डायरी में तुम्हारा ये नंबर लिखा हुआ था। वह अचानक नरमी से बोला, तुमने जिस अंदाज में मेरे मुतल्लिक मालूमात हासिल की हैं उससे तुम्हारी जहानत का पता चलता है। वैसे मेरी असलियत कभी मालूम नहीं कर सकोगी। मैं भी तुम्हारे बारे में सिर्फ इस हद तक अंदाज़ा कर सका हूँ कि तुम एक मुसलमान ख्याल ख्वानी करने वाली दोशीज़ा हो। ये तुम कैसे कह सकते हो कि मैं एक मुसलमान लड़की हूँ? जबरौन के हस्पताल के एक यहूदी डॉक्टर बार्क बेंजामिन ने काफ़ी मुसलमानों को नमाज के दौरान मस्जिद में हलाक कर दिया। इसराइली हुकाम उसे इतने बड़े जुर्म से बचाना चाहते हैं। उनके नुक्ता नज़र से उसने मुसलमानों को कत्ल करके बहुत बड़ी नेकी की है। लेकिन तुमने लेडी सेक्रेटरी की ज़ुबान से डॉक्टर बार्क और इसराइली हुकाम के नुक्ता नज़र के खिलाफ चैलेंज किया है कि तुम इतने बड़े जुर्म का रुख दूसरी तरफ मोड़ने नहीं दोगी। डॉक्टर बार्क को मुजरिम साबित करोगी। बेशुमार मुसलमानों के कत्ल के खिलाफ कोई मुसलमानी आवाज़ उठा सकता है और तुमने पूरे इस्लामी जज्बे से उन्हें चैलेंज किया है। सानी ने कहा, तुम भी ख्याल ख्वानी के ज़रिए वहाँ मौजूद थे और खामोश थे, गोया इसराइली हुकाम के नुक्ता नज़र से मुत्तफिक थे। यहूदियों को इतने बड़े इल्ज़ाम से बचाने के लिए कोई यहूदी ही मुत्तफिक हो सकता है। तुम गलत समझ रही हो। मैं यहूदी नहीं, मुसलमान हूँ। अगर मुसलमान हो तो फिर ये ज़रूर जानते होगे कि दुनिया के तमाम इस्लामी ममालिक आपस में मुत्तहिद नहीं हैं, और जो मुत्तहिद हैं उन्होंने अमेरिका के साए में नुमाइशी इत्तेहाद कायम कर रखा है। कुरान के साए में मुस्तहकम इत्तेहाद नहीं रखा है। हाँ, यह हम मुसलमानों की कम फहमी है। हमारे नापुख्ता सियासी शऊर के बायस ऐसा होता है।
अगर तुम मुसलमान हो तो ये भी जानते होगे कि सिर्फ टेलीपैथी की दुनिया ऐसी है जहाँ तमाम ख्याल ख्वानी करने वाले मुसलमान मुत्तहिद हैं और एक प्लेटफॉर्म पर है। हाँ जानता हूँ, उस मजबूत प्लेटफॉर्म को बाबा साहब का इदारा कहते हैं। यहाँ का कोई ख्याल ख्वानी करने वाला कभी अमेरिका, रूस, इसराइल या किसी दूसरे तीसरे गिरोह में नहीं गया। तो फिर बताओ, तुम यहूदी नहीं हो, मुसलमान हो तो बाबा साहब के प्लेटफॉर्म में कहाँ पाए जाते हो? तुम्हारा नाम क्या है और तुम किस मिशन पर यहाँ आए हो? यही सवालात मैं तुमसे करता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है और किस मिशन में यहाँ आई हो? पहले मैंने सवालात किया सूलन, पहले तुम जवाब दो, वरना तुम्हें मुसलमान नहीं बहरूपिया समझूंगी। चलो बहरूपिया समझो। अगर मैं मुसलमान नहीं हूँ तो तुम मुझे काफिर से मुसलमान बना सकती हो। तुम्हारी बेशकीमत कार और शानदार बंगला नील के किनारे अभी तक तुम्हारा ही है, खाली पड़ा हुआ है। तुम वहाँ जाकर आराम करो, मैं भी वहाँ आकर तुम्हें काफिर से मुसलमान बनाऊंगी। क्या वाकई तुम वहाँ होगी? तुम दावत इस्लाम कबूल कर रहे हो, इसलिए ना झूठ बोलूंगी ना धोखा दूंगी, बल्कि तुम्हें भी झूठ और फरेब से बाज रखूंगी और तुम्हें समझाना चाहूँगी कि उस बंगले में अपने पीछे पुलिस वालों को लाओगे तो मेरे साथ तुम भी बेनकाब हो जाओगे। मैं पूरे एहतमाम के साथ उस वक्त आऊँगी जब यकीन कर लूँगी कि तुम अपने बंगले में तन्हा आए हो। उसने राब्ता ख़त्म कर दिया। मंडोला ने कहा, मैं धोखा नहीं दूंगा, मगर पहले तुम मेरे बंगले में आओ। हेलो 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 की तकरार के बाद पता चला कि उधर से राब्ता ख़त्म हो चुका है। उसने भी फ़ोन बंद कर दिया। ये ख्याल बड़ा खुशाइन था कि वह हसीना उसके बंगले में आएगी। अगर अकेली नहीं आएगी तो उसका साथी कबाब में हड्डी बनेगा। तो फिर वो कलोपत्रा को फ्रॉड नाम और फ्रॉड पासपोर्ट की बुनियाद पर गिरफ्तार कराएगा। उसकी असलियत सामने आ जाएगी, लेकिन वो बहुत चालाक थी। ये धमकी दे चुकी थी कि उसकी भी असलियत सामने आ जाएगी, और मंडोला हरगिज़ ये नहीं चाहता था। अगर हसीना का साथी उसे ज़ख्मी करता या पुलिस वाले उसकी पिटाई करते तो हसीना उसके दिमाग में जाकर मालूम कर लेती कि वह दाऊद मंडोला है, और मज़ीद एक दाऊद मंडोला बनाकर इसराइल एक्सपोर्ट कर चुका है और ख़ुद काहिरा में बैठकर वहाँ की यहूदी खुफिया तंजीम को कंट्रोल कर रहा है। वो इतना बड़ा राज कभी जाहिर नहीं कर सकता था, लिहाजा अपने बंगले में भी नहीं जा सकता था। टेलीफोन की गुफ्तगू से ये मालूम हो चुका था कि वो हसीना बाबा साहब के इदारे से आई है। वो सानिया जोजो हो सकती थी, बारबरा या सुल्ताना हो सकती थी, या फिर आमना फरहाद होगी। इनमें से कोई भी हो, फरहाद की फैमिली से टकराना या उसे दूर से छेड़ना गोया अपनी शामत को आवाज़ देना था। उसने दोनों हाथों से कानों को पकड़कर कहा, अगर मैं पैदाइशी सच्चा यहूदी हूं तो अपनी कौम को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अपने मुल्क में अमन अमान रखने के लिए फरहाद और उसकी फैमिली से दूर रहूंगा। यह हद करके वो बिस्तर पर लेट गया, फिर दिमाग को हदायत देकर गहरी नींद सो गया। अक्सर लोग तकदीर को नहीं मानते, वो भी नहीं मानता था। उसे नाज था कि वो अपनी मक्काराना जहानत और टेलीपैथी के जरिए शाहाना तर्ज की ज़िंदगी गुजार सकता है। उस रात भी वो अपने लिबास के अंदर 2 लाख से ज़ायद डॉलर और अपने बैग में 10 करोड़ डॉलर लेकर निकला था। यह रकम मामूली नहीं थी, इतनी ज़्यादा थी कि तीसरी दुनिया के किसी गरीब मुल्क की मईशत में इस्तेहकाम पैदा कर सकती थी। मंडोला इतनी बड़ी रकम को मामूली समझकर बैग में लिए फिर रहा था। उसके पास 1 करोड़ 20 लाख की एक कार थी और नील के किनारे लाखों डॉलर्स का शानदार बंगला। ये सब कुछ शाहाना ज़िंदगी गुजारने के लिए था, लेकिन तकदीर हालात बदल कर उसे एक दरमियाने दर्जे के होटल के एक मामूली से बिस्तर पर सुला रही थी। वह दिन के 11 बजे तक आराम से सोता रहा। फिर मोबाइल फ़ोन की सदा ने उसे जगा दिया। उसने सरहाने से फ़ोन उठाकर जमाही लेते हुए पूछा, कौन? सानी की आवाज़ सुनाई दी। अजीब गधे हो, अपना घर छोड़कर पराई जगह सोते रहे, हमें आराम से रहने और सोने के लिए अपना ये बंगला दे दिया। वह हैरत से चीख कर बोला, क्या तुम तमाम रात मेरे बंगले में रही? और क्या करती? तुमने और पुलिस वालों ने यही सोचा होगा कि हम किसी होटल में, हॉस्टल में या सराय में या किसी पेइंग गेस्ट वाले मकान में पकड़े जा सकते हैं। 1000 यहूदी मक्कार हों, उसके बावजूद तुम्हारा बाप भी कभी ये सोच नहीं सकता था कि मैं तुम्हारे ही मकान में आराम से रहूँगी। बाय गॉड, मेरा बाप जिंदा होता तो वो भी ऐसी मक्कारी नहीं दिखा सकता था। कमाल है, मुझे घर से निकाल कर मेरे ही घर से मुझे फ़ोन कर रही हो। क्या ये अंदेशा नहीं है कि अभी गिरफ्तार हो सकती हो? ऐसी कोई बात नहीं, हमारा पासपोर्ट बदल चुका है, हमारी शनाख्त बदल गई है, चेहरे बदल गए हैं। ये तमाम काम इत्मीनान से अंजाम देने के बाद हम तुम्हारे बंगले से जा रहे हैं। अफसोस, तुम हमारे खौफ से यहाँ कभी नहीं आ सकोगे। फिर खामोशी छा गई। उसने हेलो हेलो कहकर पुकारा, फिर फ़ोन को बंद कर दिया। बाथरूम में जाकर सोचने लगा, ये तो मैंने टेलीपैथी सीखने के पहले ही दिन से यह हद कर लिया था कि किसी दुश्मन से बराह रास्त नहीं टकराऊंगा, और ख़ास तौर पर फरहाद और उसकी फैमिली मशरिक में होगी तो मैं मगरिब में चला जाऊंगा। अगर वह शुमाल में होगी तो मैं जनूब की सिमत भाग जाऊंगा। मुझे ये शहर बहुत पसंद है, मगर अब मैं तकदीर को मानता हूँ। कोई भी जहानत और टेलीपैथी का हामिल फ़र्द ना तो अपनी मर्ज़ी की किसी जगह पर रह सकता है और ना अपनी मर्ज़ी का आबोदाना कहीं से हासिल कर सकता है। मेरी खैरियत आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी इसी में है कि मैं जल्द से जल्द इस शहर से, बल्कि इस मुल्क से चला जाऊँ। उसने गुसल वगैरह से फारिग होकर नया लिबास पहना और पिछली रात के पहने हुए लिबास को बाथरूम में फेंक दिया। मेकअप का सामान ज़रूरी था, फिर कहीं भेस बदलने की ज़रूरत पेश आ सकती थी, इसलिए उसे थैले में रख लिया। एक थैला उठाकर चलना कुछ अजीब सा लग रहा था। उसने सोचा तहरीर स्क्वायर की बड़ी मार्केट से एक छोटी अटैची और कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीदेगा।
फिर एक महंगे होटल के कमरे में बैठकर ख्याल ख्वानी के जरिए पासपोर्ट और वीज़ा बनाकर देने वाले एक दलाल से रब्ता करेगा। दोपहर तक ये सब कुछ करने के बाद किसी एयरलाइन के तैयारे में एक सीट हासिल करके इसराइल चला जाएगा। परिंदा अपने घोंसले में, शेर अपने घर में और एक मुहिब वतन शख्स सिर्फ अपने वतन में महफूज रह सकता है। वो होटल से निकलकर बाहर आया। होटल के मालिक ने उसे नहीं पहचाना क्योंकि वहाँ कमरा हासिल करते वक्त वह हादी मुनीर की एक फर्जी सूरत इख्तियार किए हुए था। फिर इस होटल के कमरे में जाकर उसने मेकअप के जरिए चेहरा बदल लिया था। वो इसी नए चेहरे के साथ तहरीर स्क्वायर आकर ज़रूरी शॉपिंग करने लगा। आदमी अपने तौर पर कहीं जाने के लिए अपने रास्ते का तयन करता है, मुकद्दर उसके दूसरे रास्ते का इंतखाब करता है। वो दरमियाने दर्जे के इस होटल से निकल आया था और उस वारदात से बेखबर था कि जिस कमरे में उसने रात गुजारी थी उसके साथ वाले कमरे में एक शख्स ने एक औरत का गला घोंट कर मार डाला था। जब मंडोला अपने कमरे से निकल कर गया तो अपने कमरे के दरवाजे को लॉक नहीं किया क्योंकि वो रात को आकर मेकअप करके खुद को बदल चुका था। अब नए भेस में जा रहा था। दरवाज़ा बंद करने की जहमत करना ज़रूरी नहीं था। उसे होटल का मालिक पहचान ना सका। इस तरह मंडोला ने कमरे का किराया बचा लिया। हालांकि किराया सिर्फ $3 था, लेकिन पिछली रात एक टैक्सी वाले को धोखा देने के बाद अब होटल के मालिक को उल्लू बनाने में मज़ा आ रहा था। दूसरे कमरे में कातिल के मज़े आ गए थे। पास वाले कमरे का दरवाज़ा खुला था। उसने औरत की लाश को उठाया और मंडोला के कमरे में लाकर पलंग पर डाल दिया। वह एक कॉल गर्ल थी। होटल में जिसके कमरे में पाई जाती उसी से मंसूब की जाती। कातिल ने अपना मुख्तसर सा सामान समेटा, काउंटर पर आकर होटल का बिल अदा किया, फिर वहां से चला गया। होटल का मुलाजिम खाली कमरे के दरवाजे को लॉक करने आया था तो उसने साथ वाले कमरे का दरवाज़ा खुला पाया। उसने बाहर से अंदर की तरफ देखा तो उसे वो कॉल गर्ल पलंग पर इस तरह पड़ी नजर आई कि उसके दोनों हाथ और सर पलंग के सिरे से ढलके हुए थे और फैले हुए दीदे बता रहे थे कि वह मुर्दा है। देखते ही देखते ये बात फैल गई। पुलिस वाले आ गए। होटल के रजिस्टर से पता चला कि एक एसआई जेरी नॉर्मन इस कमरे में काम करने आया था। ख्याल ये कायम किया गया कि वो कॉल गर्ल रात को उसके कमरे में आई होगी। शायद कुछ लेन देन में तनाज़ा हुआ होगा। जेरी नॉर्मन, मंडोला ने उसे खामोश करने के लिए गला घोंटकर मार डाला। पुलिस वालों को बाथरूम में मंडोला का उतारा हुआ लिबास मिला। उसे प्लास्टिक के एक थैले में रख लिया गया। होटल के मालिक और मैनेजर ने जेरी नॉर्मन का हुलिया बयान किया। पिछली रात मंडोला ने होटल वालों को अपना वो पासपोर्ट दिखाया जिस पर हादी मुनीर का नाम और तस्वीर लगी हुई थी। ऐसे वक्त उसने रजिस्टर पर एंट्री करने वाले को ख्याल ख्वानी के जरिए धोखा दिया था और नाम की जगह हादी मुनीर की बजाय जेरी नॉर्मन लिखवाया था। ऐसा इसलिए किया था कि टेलीपैथी जानने वाली दुश्मन हसीना किसी तरह इस होटल तक ना पहुंचे, और पहुंचे तो होटल वालों के दिमाग में हादी मुनीर का नाम ना रहे। पुलिस ने इमिग्रेशन वालों से मुलाकात की। होटल के रजिस्टर में जो पासपोर्ट नंबर वगैरह लिखा हुआ था वो नंबर मिल गया। इमिग्रेशन वालों की रिपोर्ट के मुताबिक वो पासपोर्ट एक मुसलमान हादी मुनीर का था। उसके पास वीज़ा की एक कॉपी थी, उस पर हादी मुनीर की तस्वीर थी। होटल के मैनेजर और मालिक ने कहा, बिल्कुल यही शख्स पिछली रात कमरा किराए पर लेने आया था। तस्वीर, पासपोर्ट नंबर और दूसरे इंदराजात सब दुरुस्त थे, सिर्फ रजिस्टर में नाम बदल गया। होटल के रजिस्टर पर एंट्री करने वाला क्लर्क कस्में खा रहा था कि उसने जानबूझकर नाम तब्दील नहीं किया। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि हादी मुनीर की जगह जेरी नॉर्मन का नाम कैसे लिख दिया गया। पुलिस वालों ने उस क्लर्क को हिरासत में ले लिया। फिर हादी मुनीर की तलाश शुरू हो गई। रेडियो के जरिए होटल में होने वाले मर्डर और हादी मुनीर का जिक्र किया गया। टीवी स्क्रीन पर उसकी वो तस्वीर दिखाई जो वीज़ा के कागजात से हासिल की गई थी। मंडोला दोपहर का खाने के रेस्तोरां में खा रहा था। वहाँ टीवी स्क्रीन पर हादी मुनीर यानी अपनी तस्वीर देखकर चौंक गया। स्क्रीन पर एक पुलिस अफसर कह रहा था कि हादी मुनीर पिछली रात को एक कॉल गर्ल का मर्डर करके फरार हो गया है। वारदात के कमरे वाले बाथरूम से उसका उतारा हुआ लिबास मिला है। शायद वह भेस बदल कर फरार होना चाहेगा, इसलिए एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, हाईवे और दरिया नील के तमाम पुलों की नाकाबंदी कर दी गई है और मुजरिमों की बू सूंघने वाले कुत्तों को उसका उतारा हुआ लिबास सूंघाया गया है। वो किसी भेस में छुपा रहेगा तब भी कुत्ते उसे बू से पहचान लेंगे। दाऊद मंडोला का खून खुश्क हो गया। बैठे बिठाए एक ऐसी मुसीबत गले पड़ रही थी जिससे जान छुड़ाने की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि वो टेलीपैथी के जरिए बड़े बड़े पहलवानों को गिरा सकता था, लेकिन कुत्तों से ना मुकाबला कर सकता था और ना उन्हें अपनी बू सूंघने से रोक सकता था। मंडोला फौरन ही खाने की मेज से उठ गया। तेज़ी से चलता हुआ टॉयलेट में आया। वहाँ आईने में अपनी शक्ल देखी। हर जाविये से खुद को देखकर इत्मीनान हासिल किया कि उसे कोई हादी मुनीर की हैसियत से पहचान नहीं सकेगा। लेकिन कुत्ते तो उसे हर भेस में पहचानने वाले थे। अभी जिस होटल में था वहाँ भी आ जाते तो उसे देखते और सूंघते ही भौंकना शुरू कर देते। उस पर घबराहट तारी हो रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि काहिरा से बाहर कैसे जाए। क्या शहर में भी वो कुत्ते उसकी बू सूंघते फिर रहे होंगे? यहाँ अकल ने समझाया कि कुत्तों को शहर में नहीं लाया जाएगा, सिर्फ नाकाबंदी की जगह रखा जाएगा। उन्हें शहर में लाने से औरतें और बच्चे खौफजदा हो जाएंगे। लिहाजा अभी वो होटल में महफूज है। इतने बड़े होटल में पुलिस वाले खूंखार कुत्तों को नहीं लाएंगे और ना ही होटल की इंतज़ामिया कुत्तों को यहाँ लाने की इजाज़त देगी। और ये कि कुत्तों के बगैर पुलिस वाले उसे नए भेस में कभी पहचान नहीं सकेंगे। वो टॉयलेट से निकलकर डाइनिंग हॉल और इस्तकबालिया वगैरह से गुजरकर लिफ्ट में आया।
एक दलाल ने पिछले 2 घंटे के अंदर उसका एक पासपोर्ट और वीज़ा बनवा दिया था। उसने ख्याल खोनी के जरिए इमिग्रेशन की मोहर उन पर लगवा ली थी, जिसकी रूह से वो तेल अवीव इसराइल से आया था और सियाहत के बाद किसी दिन भी वापस जाने वाला था। इरादा तो उसी दिन कायरा से भागने का था। वो ख्याल खोनी के जरिए किसी भी एयरलाइन के दफ्तर में घुसकर अपने लिए किसी फ्लाइट में सीट रिजर्व करा सकता था, लेकिन अब कुत्तों ने उसका इरादा बदल दिया था। वो लिफ्ट के जरिए 5वीं मंजिल के एक कमरे में आया। अगरचे वहाँ तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो रहा था, मगर आर्जी तहफ़्फ़ुज़। ऐसा भी हो सकता था कि पुलिस वालों को किसी और वजह से उस पर शुबा होता, जब गैर मुतवक्का तौर पर किसी नामालूम वजह से उस पर कत्ल का इल्ज़ाम आयद हो सकता था, तो किसी नामालूम वजह से पुलिस वाले उसे पकड़कर थाने ले जा सकते थे। कुत्ते होटलों में नहीं आ सकते थे, थाने में तो आ सकते थे। उसका सुकून बर्बाद हो गया। उसे न बैठने से चैन मिल रहा था, न लेटने से करार आ रहा था। टहलते रहने से बचाव की कोई तदबीर समझ में नहीं आ रही थी। फिर वो एकदम से उछल पड़ा। मोबाइल फ़ोन की आवाज़ ने उसे चौंका दिया था। वो सरहाने वाली मेज़ पर रखा था और जैसे खतरे की घंटी सुना रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ फ़ोन के पास आया, फिर उसे उठाया और बटन दबाकर कान से लगाते हुए कहा, हेलो, कौन? सानी की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रही थी, किसी तारुफ के बगैर तुम मेरी आवाज़ लाखों में पहचान सकते हो। वह झुंझलाकर बोला, मुझे बार बार फ़ोन ना करो, तुम्हारी वजह से मैं बहुत बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो गया हूँ। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि उस कॉल गर्ल को मैंने हलाक करके तुम्हें उस मुसीबत में फंसाया? तुम दुश्मन हो, तुमने ऐसी चाल चली है कि मैं मंजर आम पर आ जाऊं और तुम बैठे बैठे मेरी असलियत जान लो। सच है, गुस्सा और इंतहाई मुसीबत में सोचने समझने की सलाहियतें कमज़ोर हो जाती हैं। अगर मैं वहाँ एक कॉल गर्ल को किसी के ज़रिए हलाक करती तो फिर तुम्हें क्यों बख्श देती? तुम्हें ज़ख्मी करके तुम्हारे अंदर पहुँच चुकी होती। वो थके हुए अंदाज में एक सोफ़े पर आकर बैठ गया, फिर एक गहरी सांस लेकर नरमी से बोला, तुम दुरुस्त कहती हो। ऐसी मुसीबत मुझ पर कभी नहीं आई। समझ में नहीं आ रहा कुत्तों से कैसे पीछा छुड़ाऊँ। वो बोली, अगर तुम ज़्यादा से ज़्यादा परफ्यूम स्प्रे करके एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन वगैरह की तरफ जाओगे तो कुत्ते तुम्हारी बू नहीं पा सकेंगे, लेकिन पुलिस को शुबा होगा कि एक मर्द इतनी ज़्यादा खुशबू में क्यों नहाया हुआ है। हाँ, मैं इस पहलू से सोच चुका हूँ। औरतें पूरी परफ्यूम की बोतल अपने ऊपर उंडेल लें तो कोई नहीं पूछेगा, बल्कि पूछने के बजाय लुत्फ़ हासिल करेंगे। काश मैं औरत होता। सानी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा कद तकरीबन 6 फुट होगा, तुम्हारे हाथ पाँव में सख्ती और खुरदरापन है। तुम भेस बदल कर औरत बनना चाहोगे तो और मशकूक हो जाओगे। मैं इन तमाम पहलुओं पर अच्छी तरह गौर कर चुका हूँ। देखो, इतना तो मुझे मालूम हो गया कि तुम्हारा ताल्लुक़ फरहाद साहब की फैमिली से है, और जनाब फरहाद साहब का ये असूल रहा है कि उन्हें जिससे नुकसान नहीं पहुँचता उसे वो कभी नुकसान नहीं पहुँचाते, और किसी से नेकी करते वक्त ये नहीं देखते कि वो मुसलमान है, ईसाई है या यहूदी है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? क्या इन बातों से तुम्हारा मतलब यह है कि मैं तुम्हारे काम आऊँ? हाँ, मैंने जनाब फरहाद साहब और उनकी फैमिली मेम्बरान के तमाम रिकॉर्ड्स पढ़े हैं और वीडियो दस्तावेजी फिल्मों में सभी को देखा है। रिकॉर्ड्स में ऐसे ऐसे कारनामों का जिक्र है कि पढ़ो तो किस्से कहानियों वाली बातें मालूम होती हैं। मगर मैं तस्लीम करता हूँ कि तुम्हारे खुदा ने तुम लोगों को ख़ास तौर पर जहानत और हाजिर दिमागी की सलाहियतों से नवाजा है। तुम लोग सुई के नाके से ऊँट गुजार देते हो। इतनी तारीफ़ें न करो। हम इंसानों और अल्लाह ताला की अता की हुई जहानत से काम लेते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि हम मुसाइब और परेशानियों में जहानत के मरकज़ पर कायम रहते हैं। गुस्सा, घबराहट और परेशानी में भी जहानत के मरकज़ को ज़रा नहीं छोड़ते। इस वक्त तुम जहानत से खाली हो, वरना बिल्कुल सामने की बात है। तुम ज़रा सी अकल इस्तेमाल करोगे तो पुलिस और कुत्ते तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे। क्या सच कह रही हो? वो खुशी से उछल कर खड़ा हो गया। बैठ जाओ। सानी का हुक्म सुनते ही वो बैठ गया, फिर बोला, तुम हसीन हो, जवान हो। मैंने तुम्हें मैली नज़रों से देखा। मेरी आंखें फूट जाएंगी। मेरी माँ, मुझे कुत्तों से बचाओ। बताओ क्या तदबीर है? देखो, मामूली सी बात है। मैं बताऊंगी तो तुम पर मेरा एहसान हो जाएगा। यहूदियों की मक्कारियाँ मशहूर हैं, मेरा एहसान ना लो। मक्कारी और जहानत के इम्तजाज से सोचोगे तो अभी बचाव की तदबीर जहन में आ जाएगी। मैं 1 घंटे बाद फ़ोन करूँगी। अगर तुम बचाव की तदबीर ना सोच पाए तो मैं मुश्किल आसान कर दूँगी। खामोशी छा गई। वो फ़ोन पर चीख कर बोला, ठहरो, अभी ना जाओ, मेरी बात सुन लो। अभी मेरा जहन काम नहीं कर रहा है। मेरे दिमाग के अंदर खूंखार कुत्ते भौंक रहे हैं। प्लीज़ मुझे फ़ौरन तदबीर बताओ। वो चीख चीख कर खामोश हो गया। हामते हुए गूंगे फ़ोन को देखने लगा। जी चाहता था इस फ़ोन को फ़र्श पर दे मारे, जो राह निजात बताते बताते चुप हो गया था, लेकिन वो गुस्से में उसे फ़र्श पर पटक ना सका। वो मुश्किल आसान करने वाली फिर 1 घंटा बाद राब्ता करने का यकीन दिला गई थी। वो सोफ़े की पुश्त से टेक लगाकर ज़रा सुकून से रहने की कोशिश करने लगा। सोचने लगा, मैं यहूदी खुफिया तंजीम का एक खुफिया सरबराह हूँ। पूरी इसराइली ममलिकत मेरी मुट्ठी में है और मैं एक औरत का एहसान लेना चाहता हूँ। हो सकता है एहसान करने के दौरान वो कोई ऐसी चाल चले कि जिसके नतीजे में यहूदी खुफिया तंजीम ज़ाहिर हो जाए। नहीं, अगर वो कहती है कि पुलिस और कुत्तों से बचना बिल्कुल मामूली सी बात है तो फिर मुझे पूरी जहानत और मक्कारी से तदबीर सोचना चाहिए। सानी ने यह पते की बात की थी कि जो जहानत के मरकज़ से हटकर मुसाइब और परेशानियों से मगलूब हो जाता है वो ज़हनी सलाहियतों से काम लेना भूल जाता है।
वह रफ्ता रफ्ता परेशानियों को जहन से निकाल कर ये सोचने के काबिल हुआ कि बचाव का कौन सा पहलू उसकी नज़रों में आने से रह गया है। अगर एक का जुर्म दूसरे के सर थोप दिया जाए तो उस दूसरे बेगुनाह को क्या करना चाहिए? हाँ, क्या करना चाहिए? सीधी सी बात है, असल मुजरिम का सुराग लगाना चाहिए, और यह सुराग उसी होटल से मिल सकता है। उसने दिल में कहा, यह कैसी बुज़दिली और शर्म की बात है कि मैं बचाव का रास्ता भूलकर कुत्तों से डर रहा हूँ। वो ख्याल ख्वानी के जरिए होटल के मालिक के पास पहुंचा। उसके ख्यालात ने बताया, अगर हमारा मुलाजिम सच न बोलता तो बेचारा हादी मुनीर ही कातिल समझा जाता। मंडोला ये ख्यालात पढ़कर चौंका। बाजी अचानक पलट गई थी। मैनेजर ने उसकी मर्जी के मुताबिक उस मुलाजिम को बुलाया। वो मुलाजिम की आवाज़ सुनकर उसके अंदर पहुंचा तो पता चला वह रकम की लालच में दलाली भी करता है। 6 नंबर के कमरे के एक मुसाफिर शादमान अहमद ने उसे कहा था कि इस इलाके में नसीबा नामी एक कॉल गर्ल है, अगर वो एक रात के लिए उसे साथ ले आए तो उसकी मतलूबा दलाली की रकम के साथ बख्शिश भी देगा। वो मुलाजिम रात के 2 बजे नसीबा को ले आया था। शादमान अहमद ने दरवाजे को बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद मुलाजिम ने वहाँ से गुजरते हुए नसीबा और शादमान अहमद के लड़ने के अंदाज में बातें करने की आवाज़ें सुनी, फिर उन्हें नज़रअंदाज करके चला गया। मुलाजिम के चोर ख्यालात ने बताया कि वो होटल में मुलाजमत करने से पहले लखपति ताजिर शादमान अहमद का मुलाजिम था। उन दिनों वो शहर असवान में था। फिर ज़्यादा रकम कमाने के लिए शादमान अहमद की मुलाजमत को छोड़कर काहिरा आ गया था। नसीबा दरअसल शादमान अहमद की सौतेली बहन थी। शादमान ने उसके हिस्से की जायदाद पर कब्जा जमा लिया था। बहन भाई में कुछ अरसा झगड़ा होता रहा, फिर नसीबा शहर असवान से चली गई। शादमान नहीं चाहता था कि ख़ानदान की इज्जत कहीं जाए और गलत हाथों में पड़े तो ख़ानदान की बदनामी हो। वो कहता था कि नसीबा 4 दीवारी में रहे, अच्छा खाए अच्छा पहने, फिर कहीं उसकी शादी कर दी जाएगी। लेकिन वह जायदाद पर कब्जा करने वाले डाकू भाई के पास न रह सकी, 4 दीवारी से निकल कर भाग गई। कुछ अर्सा बाद पता चला कि वो काहिरा में है और एक कॉल गर्ल बन गई है। शादमान उस होटल में आया तो पुराने मुलाजिम से मुलाकात हो गई। उसने मुलाजिम की मुट्ठी गर्म करके कहा, किसी तरह नसीबा को कमरे में लिया, मैं उसे समझा मनाकर घर वापस ले जाऊंगा। मुलाजिम ने नसीबा को कमरे में पहुंचा दिया। फिर उन बहन भाई के दरमियान क्या बातें हुई, कैसे झगड़े हुए, ये मुलाजिम को मालूम ना हो सका। मंडोला ने उसकी सोच में सवाल किया, शादमान कहाँ है? मंडोला ये मालूम करके हैरान हुआ कि शादमान पुलिस की हिरासत में है। उसने मैनेजर के जरिए थाना इंचार्ज से फ़ोन पर रब्ता किया। फिर उस इंचार्ज के जरिए ताजिर शादमान अहमद के अंदर पहुंचा। उसके ख्यालात ने बताया कि उसने बहन को समझा मनाकर घर वापस ले जाने की कोशिशें की। ये भी कहा कि उसकी जायदाद वापस कर देगा, लिहाजा वो बाजारी बनकर ख़ानदान को बदनाम न करे। नसीबा ने कहा, मैं गासिब भाई पर भरोसा नहीं करूंगी। तुम जायदाद के कागजात यहाँ लाकर मेरे हवाले करोगे तो मैं असवान शहर की जायदाद फ़रोख्त करके काहिरा में शरीफाना ज़िंदगी गुजारूंगी। शादमान जायदाद वापस करने की नीयत से नहीं आया था। उसे बहला फुसला कर ले जाना चाहता था और वो अपनी ज़िद पर अड़ी हुई थी। तब उसने तैश में आकर उसके गले को दबोच लिया। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की लेकिन मजबूत गिरफ्त से रिहाई ना पा सकी। उसका दम घुट गया और वह मर गई। उसके मरने के बाद वो परेशान हुआ कि इस लाश को कहाँ छुपाए। अगर लाश को अपने कमरे में छोड़कर काहिरा से असवान चला जाए तभी पुलिस सुराग लगाती उसे गिरफ्तार करने आ जाएगी, क्योंकि वो असवान का मशहूर ताजिर था और काहिरा की ताजिर बरादरी में अच्छी तरह जाना पहचाना जाता था। रात गुजर गई, सुबह हो गई। उसने पुराने मुलाजिम को 5000 मिस्री पाउंड देकर उसकी ज़ुबान बंद कर दी और उससे इल्तिजा की कि लाश को छुपाने की कोई तदबीर करे। ऐसे वक्त तदबीर नहीं तकदीर काम दिखाती है। आधा दिन गुजरने के बाद मंडोला अपने कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़कर गया तो मुश्किल आसान हो गई। शादमान ने बहन की लाश को उसके कमरे में लाकर डाल दिया, फिर अपने कमरे से सामान समेटा और वो होटल छोड़कर चला आया। वह बजरिया ट्रेन असवान वापस जाना चाहता था, लेकिन स्टेशन पर काहिरा के एक बहुत बड़े ताजिर से मुलाकात हो गई। उसने कहा, काहिरा आकर मुलाकात किए बगैर जा रहे हो? तुमसे एक बहुत बड़ी डील के लिए सोच रहा था, मेरे बंगले में चलो, वहीं सौदा होगा। वो काहिरा के उस बड़े सौदागर से डीलिंग करना चाहता था। उसे लाखों मिस्री पाउंड का मुनाफा होता था। वो उसके साथ बंगले में आ गया। फिर कारोबारी बातें होने लगी। दोपहर को खाने के दौरान उसने भी टीवी स्क्रीन पर किसी हादी मुनीर की तस्वीर देखी जिसे नसीबा का कातिल समझा जा रहा था। वो खुश हो गया कि तवेली की बला बंदर के सर जा रही है। वो कारोबारी मामला तय करने के बाद तहरीर स्क्वायर आया। फिर उसने होटल में फ़ोन किया। वहाँ का मालिक और मैनेजर तफ्तीश के सिलसिले में पुलिस वालों के साथ थे। उसी मुलाजिम ने फ़ोन का रिसीवर उठाया। शादमान ने कहा, तकदीर मुझ पर मेहरबान है, इस खुशी में चाहता हूँ कि तुम होटल की मुलाजमत छोड़ दो, अभी आकर मुझसे रकम लो और अपना ज़ाती होटल खोलो। तुम्हें अब वहाँ नहीं रहना चाहिए। मुलाजिम ने कहा, अच्छा हुआ आपने फ़ोन कर लिया, मेरा ज़मीर मुझे लानत मलामत कर रहा है। मैंने एक कागज़ पर अपना बयान लिख दिया और आपके खिलाफ गवाह बन गया हूँ। शादमान ने कहा, यह तुम क्या हमाकत कर रहे हो? फ़ौरन मेरे पास वो तहरीरी बयान लेकर आओ, मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। ये कहते ही शादमान ने रिसीवर रख दिया और होटल की तरफ जाने लगा। वो सोच रहा था कि उधर नहीं जाना चाहिए, मुलाजिम का तहरीरी बयान उसके लिए फांसी का फंदा बन जाएगा। लेकिन वो महसूस कर रहा था कि बेख्तियार अपनी मर्जी के खिलाफ होटल की तरफ चला जा रहा है। होटल का मालिक और मैनेजर पुलिस वालों के साथ वहाँ पहुँचे हुए थे और मुलाजिम का तहरीरी बयान पढ़ रहे थे। ऐसे ही वक्त शादमान अहमद भी वहाँ पहुँच गया।
मैनेजर ने कहा, हमारे 6 नंबर कमरे में यही शादमान अहमद पिछली रात को था। होटल के मुलाजिम ने कहा, हाँ, यही मेरे आसमान वाले आका हैं और मकतूला इनकी सौतेली बहन नसीबा है। शादमान परेशान था कि मैं क्यों यहाँ फंसने के लिए आ गया हूँ। वो जुर्म से इनकार करना चाहता था मगर बेख्तियार कहने लगा, मैं इकरार करता हूँ कि मकतूला मेरी बहन थी। मैं उसे बाजारी ज़िंदगी गुजारते ना देख सका। उसे यहाँ बुलाया और उसका गला घोंट कर मैंने उसे मार दिया। फिर उसकी लाश को कमरा नंबर 7 के बिस्तर पर डालकर यहाँ से चला गया। पुलिस वाले उसे थाने ले गए। वहाँ उसने यही तहरीरी बयान दिया और यह भी लिखा कि किसी हादी मुनीर पर बेजा शुबा किया जा रहा है। मंडोला ने बड़ी हैरानी से उसके अंदर सवाल किया, तुम कत्ल करके भाग रहे थे, फिर तुमने इकबाल जुर्म क्यों किया है? क्या तुम्हारे ज़मीर ने मजबूर किया है? शादमान अहमद ने झुंझला कर कहा, मैंने टेलीपैथी के मुतालिक बहुत कुछ सुना और पढ़ा है। तुम मेरे अंदर बोल रहे हो तुमने ही मुझे होटल लाने पर मजबूर किया जबकि मैं नहीं आना चाहता था। मंडोला ने कहा, यह गलत है, मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया। ज़रा गौर करो, कोई और तुम्हारे दिमाग में आया होगा। सानी की आवाज़ सुनाई दी, इस बेचारे से क्या पूछ रहे हो, अपनी अकल से काम लो। मैंने ही तुम्हारी मुश्किल आसान की है, इससे थाने में सच्चा बयान लिखवाया है। मंडोला ने कहा, मैं अपनी जहानत से इस मुलाजिम और आका शादमान तक पहुंचने ही वाला था, उससे पहले तुम पहुंच गई। जबकि तुमने कहा था कि मैं अपनी अकल से काम लूँ, तुम ऐसा नहीं करोगी। मैंने तुम्हें इस केस को सुलझाने के लिए जितने इशारे दिए उससे एक मोटी अकल वाला भी असल मुजरिम तक पहुंच जाता। खुश हो जाओ कि तुम कत्ल के इल्ज़ाम से बच गई। देखो तुम एहसान जता रही हो। मैं किसी औरत का एहसान लेना गवारा नहीं करता। क्या सच कह रहे हो? मेरा एहसान तुम्हें गवारा नहीं है? क्या मैं फिर तुम्हें फंसा दूँ? अरे जाओ, तुम खुद को क्या समझती हो? क्या जहानत और चालाकी सिर्फ तुम्हारे हिस्से में आई है? वो तो मैं इस वक्त ज़रा परेशान हो गया था, फिर सही सिमत में बढ़ते हुए शादमान तक पहुंच रहा था। शादमान ने हवालात के अंदर कहा, ये मेरे अंदर कौन लोग हैं जो झगड़ा कर रहे हैं? मंडोला ने कहा, यू शट अप, हमारे बीच में ना बोलो। मैं इस टेलीपैथी जाने वाली बला पर साबित कर दूंगा कि मैं भी इसे किसी मामले में उलझा कर फिर उलझनों से निकाल कर एहसान कर सकता हूँ। ए दानिशमंद यहूदी, ये ले, मैं फिर तुझे उलझा रही हूँ और ताकीद कर रही हूँ होटल के बाहर ना जाना। इन कुत्तों से कहीं भी तेरा सामना होने वाला है। ये तुम बकवास कर रही हो, असल कातिल पकड़ा गया है। हाँ, जो कत्ल तुमने नहीं किया उससे मैंने अज़राए इंसानियत बचा लिया, मगर जो गलती तुमने अपना लिबास बाथरूम में छोड़कर की उससे नहीं बचाऊंगी। मैं खूब समझ रहा हूँ, मैंने होटल के रजिस्टर में अपना नाम गलत लिखवाया था और पासपोर्ट हादी मुनीर का पेश किया था। ये कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं है कि पुलिस वाले मेरे पीछे कुत्ते लेकर दौड़ें। बेशक अब पुलिस वाले तुम्हें तलाश करेंगे, लेकिन बड़े पैमाने पर कुत्तों से काम नहीं लेंगे। फिर भी तुम्हारे लिए उलझन है। पुलिस वाले बाथरूम से तुम्हारी पतलून और शर्ट उठा कर ले गए थे। उन पुलिस वालों की कस्टडी से तुम्हारी शर्ट गायब हो गई है। कैसे गायब हो गई है? क्या तुमने गायब की है? हाँ, मैंने एक पुलिस अफसर के दिमाग पर कब्जा जमा कर उसे मजबूर किया। बेचारा बड़ी हिफाजत से वो शर्ट मेरे साथी के पास छोड़ गया है। मेरे साथी के पास एक ब्लड हाउंड है। उसने तुम्हारी शर्ट को जब से सूंघा है तब से घुरा रहा है। फिर एक बार मंडोला का सुकून गारत हो गया। वह तड़प कर बोला, तुम झूठ बोल रही हो। सबसे पहले तो उस अफसर का फ़ोन नंबर नोट करो जिसने तुम्हारी शर्ट मेरे पास पहुंचाई है। ठहरो, अभी नंबर ना बताओ। शादमान अहमद के अंदर रहकर हमें मज़ीद गुफ्तगू नहीं करना चाहिए, तुम फ़ोन करो। चंद लम्हों के बाद ही मोबाइल फ़ोन ने उसे सदा दी। उसने बटन ऑन करके कहा, हेलो, मैं हादी मुनीर बोल रहा हूँ। जवाब में ब्लड हाउंड की गुर्राहट सुनाई दी। मंडोला के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे यकीन नहीं था कि इस हसीना के पास इतना ख़तरनाक कुत्ता होगा। वह फ़ोन के ज़रिए उसकी आवाज़ सुना रही थी। फिर अली ने कहा, हेलो, मैं इस हसीना का निस्फ बेहतर बोल रहा हूँ। इस पुलिस अफसर का फ़ोन नंबर नोट करो जिस कुत्ते को तुम्हारी पहचान करा गया है। उसने मुनीर के पास आकर होटल के एक पैड पर वो नंबर नोट किए। फिर कहा, प्लीज़ आप अपनी साथी से मेरी बात करें। क्या मेरी आवाज़ पसंद नहीं आ रही है? भाई, पहले वाली आवाज़ कुत्ते की थी, ये दूसरी इंसान की है। इंसानों से तो ना घबराओ, जाओ पहले अपनी शर्ट का पता करो, मैं 15 मिनट के बाद फ़ोन करूँगा। उधर से राब्ता ख़त्म हुआ। इधर मंडोला ने उस पुलिस अफसर के नंबर डायल किए। फिर उसकी आवाज़ सुनकर उसके दिमाग में पहुंचा। उसके ख्यालात पड़े तो मालूम हुआ कि शर्ट गायब है और वो अफसर भी थोड़ी देर तक दिमागी तौर पर गायब रहा था। इसके बाद इंकशाफ हुआ कि पुलिस कस्टडी से वह शर्ट पुरस्कार तरीके से गायब हो गई है। वहाँ के दो अफसरान एक दूसरे पर गफलत का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मंडोला को अपने दिल की धड़कनें रुकती हुई सी महसूस हुई। यह साबित हो चुका था कि उसकी एक शर्ट एक ब्लड हाउंड के पास पहुँचाई गई है और वह ब्लड हाउंड उस हसीना के साथी का पालतू कुत्ता है। वह बड़ी फुर्ती से अपना मुख्तसर सा सामान लेकर कमरे से निकला। लिफ्ट की तरफ नहीं गया। हंगामी हालात में जो सीढ़ियाँ इस्तेमाल होती थीं उनके ज़रिए होटल के पिछले हिस्से में पहुंचा। यह अंदेशा भी था कि वह हसीना उसे होटल से बाहर निकलने पर मजबूर करने के लिए ऐसी चाल चल रही है, और यह भी दुरुस्त था कि शर्ट गायब हो चुकी है। अफसर के चोर ख्यालात झूठ नहीं कह सकते थे और ब्लड हाउंड की आवाज़ तो वो सुन चुका था।